हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी देर के लिए थोड़ा सा खामोशी करके देखते हैं। असल में वो एक दूसरा वाला माइक जो है वो मेरा ख्याल था कि ये वाली क्लास मैंने बगैर माइक के करनी है। हमने मुनासिब साइज़ के 100 बच्चों वाले कमरे में प्लान की, क्योंकि लास्ट टाइम जब बीलो में को पौने 200 बच्चे आए थे तो कमती लॉ में 35 बच्चे आए थे। क्योंकि कमती लॉ इतनी सारी जगह पे अवेलेबल होता है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वो ऐसे है, प्री पोस्ट फास्ट ट्रैक पता नहीं किस किस मोड में अवेलेबल होता है। तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि हमने शाम के वक्त रखा है तो सीलो में ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएंगे 70 बंदे। तो हमने अपनी तरफ से 100 वाला कमरा एलोकेट करके और उसमें जो है वो सारा, तो मेरा था कि चलो ठीक है बगैर माइक के आराम से क्लास कर लेंगे। मज़े की बात है, अभी थोड़ी पहले मैं स्लाइड के पीछे से ब्लैक कलर ख़त्म कर रहा था क्योंकि मैंने उसको टीवी के हिसाब से बनाया हुआ था। प्रोजेक्टर पे ज़ाहिर है वो हर रंग उस तरह से वो नहीं हो रहा होता। तो या आप लोग पढ़ना शुरू हो गए या सीरियस हो गए, क्योंकि इस कमरे की 200 कैपेसिटी है और जो इस वक्त ओवरलोड हुई हुई है। और मेरे ख्याल में कुछ लोग जो है ना, शुगर हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लिखा हुआ था कि बाद में जो है ना वो शायद थोड़ा सा ये खौफ भी है कि ये शायद ऑनलाइन ना मिले, तो ऐसी कोई घबराहट वाली बात नहीं है। अगर हम पहले दिन कहें ना ये ऑनलाइन भी होगा तो आप कहते हैं अच्छा ऑनलाइन होगा, चलो ठीक है, मैं अगस्त के मिड में जब पढ़ना शुरू करूँगा तो मैं ऑनलाइन देख लूँगा। तो अगर इस घबराहट की वजह से आप आए हुए हैं तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। तकरीबन 4 से 5 दिन बाद ही हमने ऑनलाइन भी इसको अवेलेबल करना शुरू कर देना है। लेकिन अगर पहले दिन हम कह देते हैं कि ऑनलाइन हमने अवेलेबल करना है तो वो जो आपके अंदर इस वक्त जोश है कि हम पढ़ना शुरू कर दें, साथ साथ पढ़ें, आग लगा दें, वो वाला जोश ठंडा होने का खदशा है। तो अगर किसी को इस जुमले से तसल्ली मिलती है कि बाद में ये ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा और उसकी वजह से आप ज़रा इजी होना चाहें तो आप इजी हो सकते हैं। ख्वाहिश ऐसी नहीं है कि आप इजी हों, लेकिन अगर आप इजी होना चाहते हैं तो इस टाइम पे हालात यही सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ बच्चे अगर इजी हो जाए तो बाकी बच्चे ज़रा ज़्यादा इजी हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में हम कहीं ना कहीं फिट आ गए हैं, सिवाय उन बच्चों के जो बहुत लेट आए। दोस्तों 3:30 का टाइम था, तो अब आप इस पे उदास तो नहीं है? ठीक है, मतलब देखें ना, जब अपनी थोड़ी सी अगर हमारी तरफ से देर हुई हो तो उसकी वजह फिर नुकसान होता है। चल पड़ा जज़ाकल्लाह। नहीं, क्लास फिर यहीं करेंगे, अब समझ आ गया है। कोई बात नहीं, मैं तकरीर इतनी धुआंधार करूंगा कि लोग कल आने पे मजबूर हो जाएंगे। वो कहेंगे कि क्या हो क्या रहा है आखिर। नहीं तो वो जेन्युइनली जो है ना, वो हम एक्सपेक्ट कमती लॉ में नहीं करते कि लोग कभी भी ज़िंदगी में सीरियस हो सकते हैं। बी लॉ का बच्चा ज़रा बिगिनर होता है तो वो थोड़ा सा डरा हुआ होता है तो वो सीरियस हो जाता है। अच्छा, ऑडिट का बच्चा मैच्योर है, उसे पता है कि क्रैश कोर्स एक फ़ायदे वाली चीज़ है। तो ऑडिट में भी तकरीबन 125 से 150 के दरमियान बच्चे थे, बी लॉ में कुछ 150 के आसपास थे। तो सी लॉ बेचारा इतना गरीब सब्जेक्ट है कि इसमें हम सोचते हैं कि बच्चे जो है ना ये तो खुद ही से किताबें पढ़ के पास कर लेते हैं, तो नहीं होगा। तो हमने तो उस हिसाब से किया था, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा रश सी लॉ में आ गया। या सी लॉ लोग ज़्यादा दे रहे हैं, या शायद इतना आसान है कि अभी तक पढ़ना शुरू ही नहीं किया था। या एक तीसरी कैटेगरी है वो जो कॉस्ट के सताए हुए हैं। FR1 के साथ कॉस्ट उठाया हुआ था और तकरीबन जुलाई के स्टार्ट में ये एहसास हुआ कि ये तो भयंकर काम हो गया है, ये तो प्रैंक हो गया। अब जब कॉस्ट छोड़ा तो दिल मान नहीं रहा था कम पेपर देने का। किसी से पूछो, उसने कहा सी लॉ उठा लो, वो पढ़ो ना पढ़ो बराबर होता है। ये सोच के उठा तो लिया, लेकिन अभी तक जब उसे जाके देखते हैं तो जाहिर है वो सब्जेक्ट तो है। तो फिर किसी ने कहा कि यहाँ एक क्रैश कोर्स वाले बाबा जी होते हैं, वो क्रैश कोर्स कराते हैं, तो जो पूरा सेशन कुछ ना करे सिर्फ क्रैश कर ले वो पास हो जाता है। ये जो अकीदा है ना, ये अच्छा अकीदा तो है, इससे पेपर तो पास हो जाते हैं, लेकिन इस अकीदे की वजह से नुकसान ये है कि आपने क्रैश का इंतज़ार किया खाली। अब मुझे समझ ये आ रही है कि क्लास में इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रैश के इंतज़ार में थे कि क्रैश आएगा तो उस वक्त सी लॉ पढ़ेंगे। अगर आपने ऐसा इंतज़ार किया था तो कम अज़ कम फिर अब अपने उस इरादे पे कायम रहना है। अगर पूरा सेशन ये सोच के नहीं पढ़ा कि क्रैश देना है या क्रैश में पढ़ना है, तो अब जब क्रैश आ गया तो फिर
तो अब वो वक्त आ गया है कि अब हमने पढ़ना है, और पढ़ना क्या है? कंपनी लॉ। हासा निकल जाता है। कंपनी लॉ का पहला मसला समझ आ रहा है, यही वाला है कि दिल मानता ही नहीं कि वो पढ़ने वाली चीज़ है। भाई ग्रुप बी का पेपर है, ग्रुप बी का वाहिद पेपर है जिस पे उम्मीद होती है इसको करें तो ये पास हो जाएगा। ऑडिट कभी भी काबिल एतबार नहीं है, FR2 पे भरोसा नहीं कर सकते, MFA पे यकीन नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी लॉ जब पढ़ के दें ये पास हो जाता है। लेकिन इसमें पहला जुमला बहुत कीमती है, जब पढ़ के दें तो ये पास हो जाता है। तो ये ऐसे नहीं है कि ये पास हो जाता है, जब पढ़ के दें तो ये पास हो जाता है। सवाल ये है कि क्या इस वक्त सी लॉ किया जा सकता है? जवाब ये है कि किया जा सकता है अगर आप अदर दिन क्लासेस को 3 से 4 घंटे दें और डेली। आप कहें सर हम इतनी देर तो नहीं पढ़ सकते, ये तो आपने गलत बात कर दी। तो भाई 6 महीने भी तो नहीं ना पढ़ा, तो 11 दिन 4 घंटे दे सकते हैं। सर 11 थोड़ी, आपने तो कहा 12 दिन का है। आज ओरिएंटेशन है, आज मैंने होमवर्क देना ही कोई नहीं, तो 11 दिन, यानी कि आज हम शुरू कर रहे हैं, अगले सैटरडे पे ख़त्म हो चुका होगा इंशाल्लाह। अच्छा, क्लास से पहले एक दो स्टूडेंट ने पूछा कि जी चूंकि क्रैश है तो इसमें तो आप ज़रा कम चीज़ें कराएंगे, तो ऐसा नहीं है। जो स्लाइड्स हैं ये एग्जैक्टली वो हैं जो मैं क्लास में, रेगुलर क्लास में यूज़ करता हूँ। हमारा पेस फास्ट होगा। अब लोग क्रैश में अगर आए हैं या इतनी तादाद में आए हैं तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्रैश क्यों लेना है? अलग अलग लोगों से ओपिनियन लेते हैं, क्रैश क्यों? पता नहीं, वो मेरे तो साथ वाली आ रही थी तो उसने कहा गाड़ी में जगह खाली है, तुम भी साथ चली चलो। मैंने कहा जी मैंने अभी बाद में सोचना है, क्रैश लेने के बाद सोचना है कि क्रैश क्यों लिया। ठीक है जी, क्रैश क्यों? पहले ठीक से नहीं पढ़ा था तो क्रैश में ज़रा थोड़ा सा मौका मिल जाएगा। जब 4 महीने वाला सुकून वाला सिलेबस था उसमें ठीक से नहीं पढ़ा, तो फिर अब 11 दिन में ठीक से पढ़ेंगे पक्का। अब तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, अब तो ये सोच ही नहीं सकते कि नहीं अच्छा चलो 11 दिन में ना पढ़ा गया तो फिर बाद में कुछ सोच लेंगे। क्रैश क्यों? क्रैश क्यों? जी सेकंड, इधर से जो सेकंड नंबर पे, क्यों क्रैश? रिवीजन के लिए। क्रैश क्यों? ताकि फास्ट रिवीजन हो सके, जो कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं थे वो थोड़े बेहतर हो जाएं। ये इधर जो छोटी सी गली रह गई है उसमें एंड पे जो भाई हैं, नहीं यानी कि गली में जहाँ टक्कर जिन भाई से होगी ब्लैक कलर के कपड़ों में, जी रिवीजन के लिए। क्रैश क्यों? कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई की जा सके। इसका मतलब आप लोग अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं कि जिन्होंने सोचा कि मैं कम स्पेंड करूँ मुझे ज़्यादा रिटर्न मिले। आपके पास पैसे तो थे नहीं, आपके पास था टाइम, तो आपने सोचा मैं टाइम ज़्यादा क्यों स्पेंड करूँ, मैं कम इन्वेस्ट करूँ और मुझे ज़्यादा रिटर्न मिले। लेकिन जब आप ऐसा सोचते हैं तो फिर उसके बाद इन्वेस्ट तो करते हैं ना। अगर मैं ये कहूँ कि ये कॉन्सेप्ट गलत है कि 11 दिन में पढ़ के पेपर पास हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। सैकड़ों ऐसी एग्जांपल्स हैं जो थ्रू आउट बहुत दफ़ा मेल करके बताते हैं कि सर सिर्फ क्रैश लिया था और पेपर पास हो गया। तो क्रैश अपने अंदर एज अ प्रोडक्ट इस काबिल ज़रूर है कि ये पेपर पास करा दे, लेकिन ये खाली प्रोडक्ट नहीं पास कराएगी, सामने वाला बच्चा डिसाइड करेगा उसने पास होना या नहीं होना। वो लोग जो पूरा सेशन क्लासें पढ़ते रहते हैं वो क्रैश वाले दिनों में आके कहते हैं सर क्रैश में आप अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई सेशन तो हमने पैसे लेके पढ़ाया, क्रैश तो हम फ्री पढ़ा रहे हैं। तो ये अजीब सी बात है, जहाँ पैसे नहीं कमाए वहाँ सही पढ़ा दिया और जहाँ पैसे कमाने थे वहाँ हल्का पढ़ा दिया। तो फिर मैं उन्हें याद कराता हूँ कि भाई हमने रेगुलर में 3 एग्जाम्पल देखी थी इस चीज़ की, यहाँ 1 एग्जाम्पल देखेंगे। वहाँ हर टेस्ट पे थॉरो डिस्कशन हुई थी, यहाँ टेस्ट अलग से गूगल ड्राइव में पड़े हुए होंगे, हम उसको डिस्कस भी नहीं कर पा रहे होंगे क्लास में। क्रैश रेगुलर क्लास में हर दिन पिछले दिन के सवाल जवाब थे, रीकैप था, यहाँ उस तरह का मजाक नहीं होगा, यहाँ सिर्फ टू द पॉइंट फास्ट में पढ़ाई हो रही होगी। तो क्रैश में मैं अच्छा क्यों पढ़ा रहा हूँ? इसलिए कि आपने ग्लासेस बदल लिए हैं, आपने वाले ग्लासेस लगा लिए हैं जिससे मेरी पढ़ाई नज़र भी आ रही है। मैं तो हमेशा से वैसे ही पढ़ा रहा था और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहा था, लेकिन उस वक्त आप पहले एक ईद का इंतज़ार कर रहे थे, फिर दूसरी ईद का इंतज़ार कर रहे थे, फिर मुहर्रम की छुट्टियों का इंतज़ार कर रहे थे, फिर अपने सीरियस होने का इंतज़ार कर रहे थे, ICAP के एडमिशन भेजने की आखिरी तारीख का इंतज़ार कर रहे थे, और फिर क्रैश कोर्स का इंतज़ार कर रहे थे। तो पॉइंट ये है कि जब आपका इरादा नहीं ना था तो आपने नहीं पढ़ना था। तो इस टाइम पे मज़ा आएगा। मैं कहता हूँ आज मैं गंदा पढ़ा दूँ,
इंतकाम लूँ। जब मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा था आप लोग पढ़ना नहीं चाह रहे थे, अब आप पढ़ना चाह रहे हैं। मैं को नहीं, मैं ना बस गुजारा मुजारा ही पढ़ाना है। उन्होंने कहा नहीं सर आप रहमदुल्ला ऐसे ना करें। तो इसलिए अब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा कि अब आप पढ़ना चाह रहे हैं। एक बात हमें समझ आ गई कि हम अगले दिन अच्छे टाइम से आके जगह मल लेनी होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने इसलिए कमरा चेंज किया था कि यहाँ पे पीछे ऑडिट की क्लास हो रही होती है और ऑडिट के बाद उसकी ड्राफ्टिंग होती है, तो फिर ऑडिट के बच्चे निकल रहे होंगे और आप लोग अंदर एंटर हो रहे होंगे, तो उस टाइम पे भी एक अच्छा खासा तसादुम जो है वो हो जाया करेगा। तो आपने कल से जो है वो बड़े महज़िब तरीके से अपने सीनियर्स को पहले कमरे से निकलने देना है और फिर कमरे के अंदर एंटर हो जाना है। तो कोशिश ये करेंगे कि हम पहले से ही फोल्डिंग्स वगैरह एहतियातन वो कर लें, और हो सकता है 1-2 दिन के सीरियसनेस के बाद, जैसे आप उधर 2 हफ्ते के बाद ज़रा ठंडे हो जाते थे, तो इधर हो सकता है 2-3 दिन के बाद आप लोग आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होने शुरू हो जाएं। तो क्रैश में सब पॉसिबल है। 3 तरह के स्टूडेंट हैं। एक वो जिसने लास्ट टाइम पेपर दिया था और 40+ पे रह गया, उसने सोचा कि मैं खुद से पढ़ लूँगा, टेस्ट दे देता हूँ। फिर जब टेस्ट देने के बारे में सोचा, उसने कहा टेस्ट का भी ऐसा क्या है, वो भी रहने देता हूँ। और ख़ुद से जब उसने पढ़ना था तो जुलाई आ गया, जुलाई का मिड आ गया और उसने पढ़ना ही नहीं शुरू किया। तो अब उसको क्रैश इसलिए चाहिए कि वो अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ कर ले। एक बात याद करा दूं, जो लास्ट टाइम 46 पर आया, इस दफ़ा 4 इजाफी नंबर नहीं चाहिए उसे, इस दफ़ा 50 नंबर चाहिए उसे। ये गलत फहमी है कि मेरा 46 पे रह गया था तो अब तो मैंने थोड़ा सा पढ़ना है ताकि 50 नंबर आ जाए। 46 पे आज से 5 महीने पहले रह गया था। इस वक्त आपको 50 नंबर के लिए पिछली दफ़ा जितनी एफर्ट से थोड़ी सी और एफर्ट ही डालनी है। तो एक तो उन लोगों के लिए क्रैश, एक उन लोगों के लिए जिनका सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है और उन्होंने सोचा कि मैं घर बैठ के जो रिवाइज करूं तो उससे बेहतर है कि सर फास्ट तेज़ी से रिवाइज करा देंगे। तो ये भी एक अच्छी अप्रोच है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैंने सिरे से पढ़ाई नहीं, या क्लासेस में मैं सीरियस नहीं रह सका या रह सकी और अब मैंने सिर्फ क्रैश में ही पढ़ना है। ऐसे लोग जो 0 से 20% के दरमियान प्रेप पे बैठे हैं, मैं उनको फिर कहूँगा कि फिर ये 11 दिन कमती लॉ के अलावा कुछ मत करें। नहीं सर ये ऐसे कैसे हो सकता है, हमने बाकी सब्जेक्ट्स भी तो देने हैं। तो भाईजान 6 महीने आपके पास 3 सब्जेक्ट के लिए थे, तो जब कमती लॉ गरीब की अभी तक बारी नहीं आई तो 11 दिन तो उसे बारी दे दें। अगर ये 11 दिन क्लास के साथ साथ आपने घर जाके टाइम सी लॉ को दिया, इसको इफ़ेक्टिवली किया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब हमारा सेशन एंड हो, यानी कि नेक्स्ट सैटरडे, यानी कि ICAP के इम्तिहान शुरू होने से पूरे 1 महीने पहले आपका 90% सिलेबस तैयार हुआ होगा इंशाल्लाह। तो वो लोग जो 0 से 20% पे हैं, फिर वो कोशिश करें कि वो किसी और सब्जेक्ट को हाथ मत लगाएं, वो सिर्फ सी लॉ को वो करें और सी लॉ को 11 दिन इंसाफ से उसको टाइम दें। आपको 4 घंटे से ऊपर टाइम नहीं लगेगा। अगर आप 0 पे भी बैठे हैं तो भी मैक्सिमम टाइम जो लगना है वो 4 घंटे है घर जाके। डन। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ हम ड्राफ्टिंग सेशन भी कर रहे हैं। सी लॉ में ड्राफ्टिंग इज़ नॉट अ प्रॉपर स्किल, यहाँ नहीं चाहिए होती है, यहाँ पे क्रैमिंग बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। यहाँ बी लॉ की तरह उस तरह के सिनेरियो कम होते हैं जिसमें पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं होती है। यहाँ टाइप 1 और टाइप 2 सवाल ज़्यादा होते हैं, बड़ा कम ही टाइप 3 सवाल हमें मिलता है और उसके लिए हमें बी लॉ वाली ड्राफ्टिंग की स्किल बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हमने इस क्रैश के साथ ड्राफ्टिंग वाली क्लास नहीं रखी। इस क्रैश के साथ क्या होगा, मैं जो चैप्टर ख़त्म कराऊँगा उसके बाद एक वीडियो आपको पास पेपर की आपके उस पर पोर्टल पर आ जाएगी। अब ये ऑनलाइन कैसे शेयर होगा, जो लोग रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके तो पोर्टल के अंदर हर दिन का लेक्चर 1 आध दिन के फासले से, देखिए शाम में हम ख़त्म करेंगे, फिर उसकी रेंडरिंग वगैरह होगी तो टेक्निकली अगले दिन सुबह पे बात चली जा सकती है। तो 1 दिन के फासले से उनके पोर्टल पे चले जाएंगे। जो कॉलेज में रजिस्टर्ड नहीं है, 4 दिन के फासले से, 4-5 दिन के फासले से डेली यूट्यूब पे हम अपलोड करना शुरू कर देंगे, SBI के यूट्यूब पे। तो वहाँ आना शुरू हो जाएंगे। फिर आप पता नहीं आप अभी तक उन ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप में हैं या नहीं है, क्योंकि बजाय इसके कि हम हर वक्त हर चीज़ का बार बार इश्तिहार दे देते हैं, हमें भी बुरा लगता है। तो हमने कोई 3-4 ग्रुप्स फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे जगह जगह शेयर किए हैं ग्रुप्स के लिंक, ये हमारे क्रैश कोर्सेज़ के ग्रुप्स हैं। जब आप उस ग्रुप को अपनी पसंद से ज्वाइन कर लेंगे तो उसके अंदर हम क्लास बाय क्लास चीज़ें डालेंगे, तो हमें बुरा नहीं लगेगा कि लोग ऑफेंड हो रहे हैं कि जी हमें क्यों बार बार इश्तिहार दिया जा रहा है। तो पहला स्टेप है कि आप क्रैश कोर्स के ग्रुप में आ जाएंगे। तो क्रैश कोर्स के ग्रुप में आपको हर सब्जेक्ट के अलग ग्रुप्स दिए जा रहे होंगे, यानी बजाय इसके कि मैं कमती लॉ की हर बात जनरल वाले ग्रुप में जाके हर वक्त कर रहा हूँ, तो मैं कमती लॉ के ग्रुप्स में करूँ। तो कमती लॉ के ग्रुप का लिंक शायद अब तक आप तक पहुँच गया हो। अगर आप उन ग्रुप्स में हैं तो हो सकता है आप अभी उन ग्रुप्स में ना हो। मैंने भी फेसबुक पे पोस्ट किया था, SBI के पेज से भी हम लोगों ने 2-3 दफ़ा से शेयर किया है, तो आप वहाँ से भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो कल मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका QR कोड यहाँ सामने स्क्रीन पे दिखा दूँ सिर्फ कमती लॉ के ग्रुप्स का,
तो अगर आप उसमें ज्वाइन कर सकें, उससे क्या होगा, उस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव होगी। गूगल ड्राइव में हमारे जो जो टेस्ट कंडक्ट होने हैं, जो जो प्लान है, जिस तरह से हर दिन जो स्लाइड्स करा रहा हूँ उसकी सॉफ्ट कॉपी वहाँ आती चली जाएगी। उसी गूगल ड्राइव में हम लोग ये यूट्यूब के लिंक्स या पूरी की पूरी वीडियो क्रैश कोर्स की उठा के डाल दिया करेंगे, लेकिन तकरीबन 4 से 5 दिन बाद। डन। और 4 से 5 दिन बाद भी इतनी कोई देर नहीं हो जाएगी, चीज़ें सही से चल रही होंगी। तो क्या पढ़ना शुरू करें? पढ़ाई शुरू करते हैं। मैंने थोड़ी सी हल्की फुल्की एडिटिंग करने की कोशिश की। अच्छा, इसमें जो है ना एक बड़ा अहम किरदार होगा इन क्लासेस के कंडक्शन में, सबसे राइट पे बैठी हुई खातून का। परेशान हो गई, उन्होंने कहा मेरा किरदार। यहाँ हमारे पास ना ऊपर जो सॉकेट है उसमें 5 बटन्स हैं। हाँ, आपकी तरफ से जो पहला बटन है ये 1 कहलाएगा, इसे बटन बंद करके देखें, और इससे एक बटन के फासले पे जो तीसरा बटन है वो 3 कहलाएगा। इसे बंद करें, देखें गेम ऑन हो जाती है। यानी जब हमें ज़रा थोड़ा सा रंग बिरंगा डिस्प्ले देना होगा, जब आपको ज़रा ज़्यादा कोई स्क्रीन पे चीज़ें दिखानी होंगी, तो मैं खातून से रिक्वेस्ट कर लूँगा वो उसको लाइट ऑफ, या तो इसमें जो है ना जितना मैंने रोल प्ले करना है उतना ही ये खातून ने भी जो है ना हिम्मत करनी है। तो या तो ये खातून को समझ आ जाएगी कि ये एक सवाब का काम है और वो डेली आके यहाँ बैठेंगी, या कल ये गायब हो जाएंगी, कहेंगी सर ने मेरे से इतनी मुशक्क़त कराई। तो ये जो है ना, तो ये इस वक्त क्लास के वसीदर मफाद में है कि जो खातून यहाँ बैठे वो एक अहम जिम्मेदारी अदा करेंगी। तो आपको अगर बीच में थोड़ा सा बुरा लगे या ऑफेंडेड लगे तो आपके बिल्कुल साथ जो खातून है आप दोनों कह देना है। तो अगर सबको बुरा लग रहा हो तो फिर हम यहाँ पे बॉयज़ की एक लेन डाल देंगे, और जो सबसे एंड पे बच्चा बैठा होगा हम उसे कह देंगे। कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो नहीं बुरा मानेंगे, ठीक है जी। आवाज़ अब क्लियर है? अभी आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है। तो इसमें जो है ना वो हमने ये डिस्प्ले के तौर पे, तो अब पहला बटन 1 है और तीसरा बटन 3 है। तो अगर मैं 1 कहूँगा तो ऑफ हुआ हुआ तो ऑन करना होगा, और ऑन हुआ हुआ तो ऑफ। तो 1 3 बेहतरीन हो गया। तो ये जेन्युइनली मतलब मजाक के अलावा अगर आपको बुरा लगे या तकलीफ़ महसूस हो तो मतलब जो है ना वो आप अगले दिन सीट चेंज कर सकती हैं। तो लेकिन जेन्युइनली अगर एक ऐसी क्लास हो रही है जो वैसे ही बगैर पैसों की हो रही है तो ये सवाब है। उस सवाब में इनका भी कंट्रीब्यूशन होगा तो इनको भी सदका जारिया। और कल को जो यूट्यूब पे ये स्क्रीन पे लिखा हुआ कंटेंट देख रहे हैं वो सब भी दुआ करेंगे, वो दुआएं भी पहुंच जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला मैंने काफ़ी मोटिवेट कर दिया है। तो अच्छा जी, अब हमारा टारगेट क्या है? 3 क्या जाए ना, उन्होंने कहा नहीं जी बात 1 नहीं, ये विजिबल है। एक काम करते हैं, तजर्बा करके देख लेते हैं। ये सबसे एंड पे ग्रीन शर्ट वाले भाई सबसे आखिरी लेन में नहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। ना करें, हो सकता है भाई की आंखें कमज़ोर हो, मैंने सैंपल ही गलत उठा लिया हो। चलें ठीक है, फिर हमें जो है ना वो 1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में जो यूट्यूब पे देख रहे हो तो लगता है एक भूत फिर रहा है, ऊपर से काले कपड़े भी पहने हुए। नहीं जी, 4:30 से 5:45 इसका टाइम हुआ करेगा इंशाल्लाह ताला जी। इसका मतलब है कि मसला कलर्स का नहीं था, मसला जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसका। मैं पढ़ के भी सुना देता, कोई मसला नहीं। ये 22 जुलाई से 27 जुलाई तक मंडे से सैटरडे, फिर 29 जुलाई से 3 अगस्त तक मंडे से सैटरडे, तो ये 2 वीक्स हैं। और ये 2 कॉलम बने हुए हैं, इसमें लेक्चर्स लिखा हुआ और इसमें टेस्ट। आज ओरिएंटेशन और थोड़ा सा चैप्टर 1 का स्टार्ट, हल्का सा इंट्रोडक्शन, और कोई टेस्ट नहीं। कल चैप्टर 1 कंप्लीट इंशाल्लाह ताला, कल भी कोई टेस्ट नहीं, क्योंकि चैप्टर 1 जब कल कंप्लीट होगा आप घर जाके उसे रिवाइज करेंगे। जब आप अगले दिन आएंगे तो आपने चैप्टर 1 इस काबिल हो आपका कि आप उसका टेस्ट दे सकें। अब 2 तरह के लोग हैं, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो तो जाके एक रूम है जिसमें टेस्ट हो रहे होते हैं, वो मैं कल परसों उसका प्रोसेस भी बता दूंगा, ग्रुप में बता देंगे, वो वहाँ जाके टेस्ट दे देंगे। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं है, अब ज़ाहिर है जो रजिस्टर्ड है वो कहते हैं जी पैसे हमसे लिए, क्लासेस सबको पढ़ा रहे हैं। तो जो अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं गूगल ड्राइव पे टेस्ट भी अपलोड कर देंगे हम, और 1 दिन के फासले से उसका सलूशन भी अपलोड कर देंगे, ताकि वो उसे देखें, अपने सलूशन को करें और अपने आप को सेल्फ असेस कर सकें। एंड पे जब मॉक हो तो मॉक हम रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड दोनों स्टूडेंट्स की चेक कर दें, तो हम उस वक्त तफरीक ना रखें। लेकिन इस टाइम पे जो पैसे दिए हुए स्टूडेंट हैं उनके दिल ना टूटें कि ये क्या बात है, पैसे हमसे लेके और पढ़ाना भी सर ने एंड पे क्रैश में अच्छा होता है।
तो ये इस तरह से हमारे वहाँ चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल होते जा रहे होंगे, आप लोग अपने अपने हिसाब से करके अपने आप को असेस कर सकेंगे। और जो रजिस्टर है हमारे पास कंपनी लॉ में किसी भी प्रोडक्ट में प्री पोस्ट फास्ट ट्रैक व्हाट्सोएवर आप इन टेस्ट को अटेम्प्ट करके अगर आप जमा करा देंगे, एक रूम में बता दूंगा, तो वहाँ आपको चेक होकर मिल जाएंगे। क्योंकि बेचारे टीएस का भी कोई कसूर नहीं है कि मैं उन्हें कहूँ कि सेशन पर आपने मेहनत की है, अब बाहर से बहुत सारे बच्चे आएंगे, उन सारों के टेस्ट चेक करने हैं। ऊपर से एक दफ़ा अगर हमने जिम्मेदारी ले ली तो ये हमारी तरफ से फेवर नहीं होगी, ये आप लोगों ने हमारी ऑब्लिगेशन समझ के हमारा बेड़ा गर्क कर देना है। जैसे अभी हमने जब ये क्लास दी है तो उसके बाद से हमें थ्रेटनिंग ईमेल्स आ रही हैं, इसको ऑनलाइन क्यों नहीं दे रहे, ये क्या तरीका है, ऐसे थोड़ी होता है। अब मैं पूरा सेशन इंतज़ार कर रहा था और आपने अभी तक इसको ऑनलाइन नहीं दिया, इसको 4 दिन बाद क्यों ऑनलाइन कर रहे हैं, पहले दिन से मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पैसे खा के बैठा हुआ था। और जो है तो हम बड़ी नेक नियति से एक सर्विस दे रहे हैं, तो यकीन माने हम एक टाइम पे टेस्ट भी चेक करके देते रहते थे, लेकिन अब चूंकि आवाम आहिस्ता आहिस्ता बहुत बदतमीज़ किस्म की हो गई है तो इसलिए हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे। हम टेस्ट गूगल ड्राइव पे डाल देंगे, वहाँ लोग टेस्ट देखें, अपने तौर पे करें और अगले दिन जो अपलोड हुआ हुआ सोल्यूशन उससे अपने आप को कंपेयर कर लेंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को शदीद तरीन परेशानी और उसको कि नहीं भाई वो मेरा टेस्ट अगर एक आध चेक हो जाता तो क्या ही अच्छा था, आप मुझे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 दिन में आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्स दे दूँ। लेकिन तब तक बात पहुँचेगी नहीं क्योंकि सी लॉ में ड्राफ्टिंग इशू ही नहीं है, सी लॉ में जो ज़्यादा इशू है वो रिटेंशन है। तो ये हमारा इंशाल्लाह प्लान है, 3 को ख़त्म होना है लेकिन 5 अगस्त एक टेस्ट हमने थोड़ा सा आगे करके, यानी कि इस दिन हमारा जब ख़त्म होगा तो फिर उसका टेस्ट मंडे को फिज़िकल में कंडक्ट होगा रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए और बाकियों के लिए वो गूगल पे अपलोड हो जाएगा। बात समझ आ रही है जी? चैप्टर 4 का चैप्टर 4 का टेस्ट नहीं डाला, ये बेचारा बहुत ही गरीब सा चैप्टर है, मैं इसको 3 के साथ मिक्स करता ना तो 3 की अपनी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती, तो 4 बेचारे का टेस्ट नहीं है। आप उस टाइम पे अगर कहेंगे तो हम एक आध दिन बाद उसको भी अलग से भी डाल देंगे, वो तो कोई मसला नहीं है। ओरिएंटेशन में इस वक्त शामिल क्या है, हम कंपनी लॉ के मेन इश्यूज डिस्कस करेंगे, सिलेबस आउटलाइन डिस्कस करेंगे, पास पेपर का एनालिसिस देखेंगे, पेपर पैटर्न देखेंगे, आईकेप के सवाल कैसे अटेम्प्ट करने हैं उसके ऊपर डिबेट करेंगे और डिफरेंट टिप्स एंड टेक्निक्स पे बात करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले कंपनी लॉ के मेन मसले क्या हैं? सबसे पहला और सबसे खौफनाक मसला जिसका आप सारे शिकार हैं, कंसिडरिंग एन ईजी गेम। सी लॉ हो जाएगा, महीना गुजरा सी लॉ हो जाएगा, आधा सेशन गुजर गया सी लॉ हो सकता है, 2 महीने रह गए सी लॉ हाँ शायद हो सकता है, फिर क्रैश का पता लगा दोबारा से हाँ हो जाएगा। पहले दिन तो ऐसे ही लग रहा है ना, अब 2 दिन बाद जब आप दोबारा से वैसे ही सुस्त होना शुरू हो जाएंगे तो फिर होगा कि पता नहीं होना है या नहीं होना। तो मेरे ख्याल में 11 दिनों में तो सुस्ती नहीं होनी चाहिए। अगले 11 दिन में अगर आप ठंडे पड़ गए तो फिर इसका मतलब है फिर आपने सेशन सोचा हुआ ही नहीं है सी लॉ का। क्रैश कोर्स का टू मी सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ज़बरदस्ती अपने ऊपर एक स्केड्यूल तारी करके फोर्स्ड इन्वायरमेंट में रिवीजन कर लेते हैं पूरी। आप घर बैठ के जितनी मर्जी आपकी अच्छी तैयारी है, आप 11 सवा घंटे के सेशंस लगा के पूरे सिलेबस को रिवाइज नहीं कर सकते। तो अगर एक एक्सपीरियंस टीचर जो कि आपको आके करा रहा है, और ये शायद मेरा पता नहीं कोई 150वां या 200वां क्रैश कोर्स होगा सी लॉ का, ये सब्जेक्ट तो सबसे ज़्यादा इस पे काम किया है ना। मेरा तो फाइनल का जो मेन जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो कॉर्पोरेट लॉज है। आप फाइनल में जाएंगे तो आपको पता लगेगा, वहाँ तो किताब सिर्फ एक ही बंदे की है पूरे पाकिस्तान में, यानी कि ये मेरा फेवरेट एरिया है कॉर्पोरेट लॉ। लेकिन कंपनी लॉ बेचारा इतना छोटा सा है कि इधर वो उस वाली स्पेशलाइजेशन की इतनी ज़रूरत ही नहीं, ना बेयर लॉ की ज़रूरत है। तो उस कॉर्पोरेट लॉ के अंदर भी कंपनी लॉ का पोर्शन है। तो ये क्रैश कोर्स तो वो है जो मतलब लातादाद दफ़ा कराया हुआ है। तो मेरा फेवरेट टाइम यही होता है जब एंड पे हमने क्रैश कोर्स करना होता है, इसलिए कि उस वक्त मुझे सामने वाले लोगों की आंखों में भी चमक नज़र आती है। वरना सेशन के स्टार्ट में उनके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क होता है कि पता नहीं मैंने जो बीलो दिया है पास होगा या नहीं होगा, पता नहीं FR1 की बेस पे FR2 की एग्जामिशन मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इस वक्त अब आप लोग फ्रेश हैं, तो इस वक्त आपको पढ़ाने का भी मज़ा आएगा और आप लोगों को पढ़ने का भी मज़ा आएगा। तो कंसिडरिंग इट ईजी गेम, जो लोग सी लॉ को आसान मानते हैं वो आसानी से फेल हो जाते हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में ना फेल होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोर्स में ना काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद, फिर आप पेपर देते हैं फिर फेल होते हैं। थोड़ा एक मुशक्क़त है। सी लॉ में सिर्फ सोचना होता है कि मैंने पढ़ना है, फिर सोचना होता है मैंने पढ़ना हुआ करता होता है,
फ्यूचर इंडेफिनिट इम्पॉसिबल टेंस, चूँकि सीलो के बाद से पढ़ना होता है, अब पढ़ना है, मेरे ख्याल में अब मज़ीद गुंजाइश नहीं रही। या अगर किसी को लग रहा है कि अभी भी गुंजाइश है तो मज़ीद ईजी भी खेला जा सकता है। तो ये 11 दिन ना बाकी सब्जेक्ट्स को खुदाफिज कह दें और इस सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाएं वो लोग जो इस आसरे पे थे कि एंड पे अचानक से शायद कोई मसीहा आके जो है ना मसले हमारे हल कर देगा। यानी पाकिस्तान में हम एक लीडर ही ढूंढते रहते हैं कि एक लीडर आएगा और अचानक से पाकिस्तान को सीधा कर देगा। हमने तो नहीं सुधरना, लेकिन एक लीडर ज़रूर आएगा अचानक से और वो हम सबको बदल देगा। रेवोल्यूशन के इंतज़ार में रहते हैं, एवोल्यूशन नहीं करनी, अपने आप को बेहतर नहीं करना। तो अब जब अपने आप को बेहतर नहीं करना और अगर वो मसीहा आ गया तो अब कम से कम उस टाइम पर तो कम से कम जाग जाएँ। ये 11 दिन आपने इसको देने हैं। क्या ये डूएबल है, प्रैक्टिकेबल है? यस, 11 दिन इज़ एनफ फॉर सीलो अगर आप सही से तैयार करें और अगर साथ साथ चलें। और क्या हम कोई और सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं? जिसको सीलो पहले से आता है वो साथ साथ और सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन जो इस वक्त इन 11 दिन सीलो को करना चाह रहा है वो फिर 11 दिन किसी और सब्जेक्ट को ना करे, सीलो को करे। और मेरे ख्याल में 4 घंटे इज़ द मैक्सिमम टाइम जो आपको किसी भी दिन देने की ज़रूरत है इसे। रिटेंशन एंड क्रैमिंग, असल प्रॉब्लम ये याद नहीं होता, और याद हो तो याद रहता नहीं है। पहला मसला पहली दफ़ा याद नहीं होता, और जब याद हो जाए तो देर तक अपने पास रहता नहीं है। क्योंकि टीचर तो बहुत स्लो चल रहे होते हैं ना, 3-3.5 महीने में सिलेबस ख़त्म करा रहे होते हैं, तो 3 महीने बाद याद ही नहीं होता कि पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था। इधर वो मसला ही नहीं है, हमने अगले सैटरडे फ्री हो जाना है इंशाल्लाह, बशर्ते सेहत, ज़िंदगी, सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला चलते रहेंगे। तो रिटेंशन एंड क्रैमिंग का अब इस वक्त क्या सलूशन है? अगर आप मुझे सेशन के शुरू में मिले होते तो मैं आपसे कहता कि सारी चीज़ें लिख के करना शुरू कर दें। जिस टाइम पे मिले हैं ये एक्सपेक्ट करना कि आप सारा लिखेंगे ये भी पॉसिबल नहीं है, तो भी मैं सेशन एंड तक एक सलूशन दूंगा कि कुछ मुनासिब सा लिख लिया जाए तो भी हमारा काम चल जाए। ICAP के सवाल कैसे अटेम्प्ट करने, ये एक बड़ा टिपिकल प्रॉब्लम होता है कि हम रट्टे वाले सवाल में खामखा लॉजिकल डिबेट करना शुरू कर देते हैं। ये एक लॉजिकल सवाल होता है, हम खामखा वहाँ रट्टे वाली बातें करना शुरू कर देते हैं, तो इस पर भी डिबेट होगी। देन एक प्रॉब्लम, शॉर्टकट सिलेक्टेड स्टडी। पूरे CA का PRC से लेके MSA तक सबसे छोटा पेपर है कंपनी लॉ। इसके बाद जब एक बंदा कहता है कि सर इन 12 में से कौन कौन सा चैप्टर करना है, तो जनरली ना मतलब हाँ, असल में मैं वो जुमले बोलूँगा तो पहले भी मैंने एक दफ़ा एक क्लास में इस तरह जुमला बोला था तो बड़े अरसे तक कट के जो है ना वो वायरल होता रहा था कि वो जब एक टीचर पूरा सवाल कराने के बाद बच्चों से कहता है, कोई सवाल बच्चा कहता है सर पूरा सवाल रिपीट करा दे, तो जो टीचर पे गुजरती है तो वो जज्बात मैंने एक दफ़ा वो किया तो उसकी वो मीम बनी हुई है बाकायदा। मेरे अपने भतीजे ने मुझे दिखाया कि आपकी तो बड़ी सारी मीम है, तो जनाब उसने सर्च करके दिखाया, तो उसी क्लास का कोई क्लिप लगा के और बच्चों ने उसके साथ पता नहीं कौन कौन से हंसी मजाक जोड़ के और वो बना दिया था। तो बहरहाल जो इस टाइम पे आप गूगल पे सर्च करें आपको मिल जाना है। इस टाइम पे अगर कोई कहता ना कि सर वो 12 चैप्टर हैं इनमें से कौन कौन सा करने वाला है, अच्छा जालिम पूछने वाला ये नहीं कहता कौन कौन सा छोड़ दें, थोड़ा सा इंसानियत फिर भी नज़र आए। वही कहता है कि सर 12 हैं, हमने कौन कौन से करने हैं। तो वहीं से समझ आ जाता है कि ये बच्चा अगले सेशन को सोच रहा है, क्योंकि ये सेशन वाली तो हरकतें हैं ही नहीं। वो गिनती के 12 चैप्टर्स हैं, कोई उसमें आपने शॉर्टकट नहीं लगाना। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि आप कहें कि हाँ भाई चैप्टर 4 थोड़ा कम दफ़ा आ रहा है तो मैं उसको उतना अच्छा रट्टा ना लगाऊं जितना अच्छा रट्टा मैं चैप्टर 3 को लगा लूँ। फोकस ज़रूर हो सकता है, ये ज़्यादा टाइम लगेगा, इस पर कम टाइम लगाना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने छोड़ देना है। तो सिलेक्टेड स्टडी किलर है। फिर सी लॉ का सबसे बड़ा मसला हैवी नेबर। ये मैंने सेशन के शुरू में जब लिखा था ना तो किसी ने इसकी ग्रेविटी को महसूस नहीं किया था। आज आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो रहा है कि हैवी नेबर्स का मतलब क्या है। सी लॉ के पड़ोसी बहुत भारी हैं। सी लॉ के F7 है, इसके ऊपर ऑडिट है, इसके पीछे MFA है, उससे पीछे FR2 है और उससे इमीडिएट पीछे कहीं ना कहीं कॉस्ट है। तो सोचें एक सब्जेक्ट के इर्द गिर्द कॉस्ट हो, MFA हो, R2 और ऑडिट हो, तो बेचारी रज़िया तो गुंडों में घिर गई। इतना सा मासूम सा सब्जेक्ट और इर्द गिर्द गुंडे ही गुंडे। ये पुराने ज़माने का ज़रबुल मिसल होता था जिसमें एक बंदे पे बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ जाती थी। तो हैवी नेबर्स, इसके पड़ोसी बहुत भारी हैं, जिसकी वजह से लोग जब सी लॉ को पढ़ने के बारे में सोचते हैं अचानक से MFA जो है ना वो आपको पकड़ के अपनी तरफ ले जाता है कि भाईजान पहले मेरा सवाल करो फिर सी लॉ के बारे में सोचना। फिर आप सी लॉ की तरफ जाते हैं कि अचानक याद आता है कि FR2 का कंसोलिडेशन का सवाल आपको आता ही नहीं, उसको शुरू करते हैं 5 दिन तक वही करते रह जाते हैं।
तो सीलो का असल मसला इसके पड़ोसी भारी हैं। सीलो को अगर दिल से किया जाए तो ये इतना मुश्किल पेपर नहीं है। सुन के ऐसा लग रहा होगा कि हम बिला वजह बहुत ज़्यादा चीज़ों को ड्रैग कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले दिन ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि क्या प्रॉब्लम है, ताकि फिर हम उनके सोल्यूशन एक एक करके निकालें। यहाँ तक बात समझ आ रही है? एक स्टेप आगे चलते हैं। सिलेबस आउटलाइन 12 चैप्टर्स हैं, लेकिन 12 चैप्टर्स 5 ग्रेड्स में डिवाइड हुए हुए हैं। इनकॉर्पोरेशन एंड इश्यूएंस ऑफ शेयर, मैं से कहूँगा बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ 15 से 20 नंबर, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 20 से 25 नंबर, मीटिंग्स प्रोसीडिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव 20 से 30 नंबर, अकाउंट्स डिविडेंड 15 से 20 नंबर, वाइंडिंग अप 15 से 20 नंबर। ये 5 पोर्शंस हैं, 3 15 से 20 नंबर के और 2 दरमियाने पोर्शंस हैं। अगर इसको थोड़ा फर्दर इसका ब्रेकअप समझना चाहें तो कुछ चैप्टर्स में डिवाइड हुए हुए हैं। ग्रेड ए में 4 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 1, 2, 5 और 6 कुछ अरसे पहले तक होता था इस वाली ग्रेड में, 7, 10 के साथ आता था, बट पिछली 1-1.5 अटेम्प्ट से ICAP ने पिछले सेशन के मिड में सिलेबस को इस तरह से चेंज किया था कि 6 यहाँ पे क्लासीफाई कर दिया था और अभी भी अब 6 यहाँ पे क्लासीफाई हो चुका हुआ है। तो 1, 2, 5, 6 15 से 20 नंबर का पोर्शन है, 9, 11 15 से 20 नंबर का पोर्शन है, और खाली 12 ये 15 से 20 नंबर वाले 3 ग्रेड्स यहाँ हैं। और जब 2 ग्रेड्स हमारे पास आती हैं 20 से 30 नंबर की ग्रेड में 3 चैप्टर हैं, 3, 4 और 8, और 20 से 25 नंबर की ग्रेड में है चैप्टर 7 और 10। अगर मुझसे पूछा जाए कि कोई एक ऐसा चैप्टर बताएं जिसमें से लाजमी सवाल आना है, तो सामने देख के क्या नज़र आ रहा है? 12 से सवाल आना ही आना है, उसकी ग्रेड है। ठीक, उसके बाद अगर आप देखें तो ये 2 चैप्टर से 15-20 नंबर कवर हो रहे हैं। इन 2 में से भी चैप्टर 9 2 सफ़े का चैप्टर है, चैप्टर 11 है 5-6-7 सफ़े का रट्टे वाला। तो इधर किताब के 3 बड़े चैप्टर हैं, 1, 2 और 3। तो 1, 2 बेचारे लोगों की नफरत का शिकार बन जाते हैं कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद करते हुए सबसे एंड पे उनकी तरफ आते हैं कि इसमें मेहनत ज़्यादा है और उसमें से निकलता कम है, और कुछ जगह मेहनत कम करनी पड़ती है, आउटपुट ज़्यादा। जैसे ये 5.5 सफ़े का चैप्टर है, अब 5.5 सफ़े में अगर आपके 15 से 20 नंबर कह दें तो फिर तो उन 5.5 सफ़ों को तो बार बार लिखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अपने कमरे की दीवारों पे लगा दें, अपने दरवाजे के पीछे लगा दें, तो 5.5 सफ़े हैं, 4 दीवारें हो गई, 1 दरवाज़ा हो गया, तो जो आधा रह गया वो छत पे पंखे से ऊपर, आँख खोले तो एक उस पर टॉपिक पर नज़र पड़े। यानी ऐसा टॉपिक, ऐसा एरिया जिसने 15 से 20 नंबर, फर्स्ट करें 18 नंबर का पेपर यहाँ से आया और 18 नंबर आप ले सकते थे, या 17 नंबर आया और 17 ले सकते थे। पेपर पास करने के लिए जितने नंबर चाहिए उनका 1/3 ये चैप्टर दे देगा। तो ये चैप्टर इस काबिल है कि इसकी ताज़ीम की जाए, इसे लिखा जाए, इसे बार बार दोहराया जाए, इसके सवालों को अच्छी तरह से किया जाए। फिर हमारे पास ये मिक्स ग्रेड आ जाती है। चैप्टर 3 काफ़ी बड़ा चैप्टर है, चैप्टर 8 भी रीज़नेबल साइज़ का है, 4 एक छोटा सा चैप्टर है, तो इसमें 3 और 8 की वेटेज ज़्यादा होती है, 4 बेचारा ज़रा कम टेस्ट होता है। और फिर 7 और 10, जिसमें 7 ICAP को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं और 10 ICAP को सबसे ज़्यादा पसंद है। इस पूरे सिलेबस में ये नहीं, चैप्टर 12 भी नहीं, इनको चैप्टर 10 बहुत पसंद है, क्योंकि सीलो में जब लॉजिकल सवाल बनाना होता है ना तो इनको मुश्किल पड़ रही होती है कि कहाँ से बनाएं। चैप्टर 10 एक ऐसा एरिया है जो कि है तो 4 सफ़े का चैप्टर, लेकिन ICAP यहाँ से टेक्निकल टेढ़े सवाल बना के लोगों को परेशान करने की सलाहियत ज़रूर रखता है। तो जिस भी चैप्टर में जाएंगे उस चैप्टर को उसके मिजाज के मुताबिक इंशाल्लाह ताला लेके चल रहे होंगे। जब ये सिलेबस आउटलाइन देखते हैं तो आपके जहन में फ़ौरन से ख्याल आता है कि नहीं सर, ICAP तो झूठ बोलता है, वो जो कहता है वो करता ही नहीं, और जो करता है वो कहा नहीं होता उसने। तो एक दफ़ा देखते हैं कि ICAP ने अभी तक किया क्या हमारे साथ। 15 से 20% उसने कहा पहला वाला पोर्शन। स्प्रिंग 2022 पहली अटैम्प्ट थी, जब से कंपनी लॉ अकेला हुआ था, इससे पहले ये कंबाइंड होता था। पिछली 5 अटैम्प्ट्स में 18 नंबर, 10 नंबर, 10.5 नंबर, 17.5 और 13। अगर मैं वेटेड एवरेज निकालूं 5 अटैम्प्ट्स की तो 14%। कहा 15 से 20% और रहा 15 से पीछे, यानी ये 15 से पीछे, ये 15 से पीछे, ये 15 से पीछे, और ये 2 थोड़े थोड़े से आगे हैं। तो इजीली मैं कह सकता हूँ पहला पोर्शन 15 नंबर का। फिर उन्होंने कहा 20 से 25 नंबर, 24, 25, 32, 24, 20, एवरेज निकली 25। यहाँ 20 से 25 बोला और पूछा कितना, तो वो 4 चैप्टर्स में से औसतन 15 और ये 2 चैप्टर्स में से औसतन 25, और इसमें बेचारे चैप्टर 7 की बारी कम और चैप्टर 10 पे बहुत ज़्यादा। 2 अटेम्प्ट में 23 नंबर एक चैप्टर से पूछे हैं।
4 सफ़े का चैप्टर है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसी में से लॉजिक पूछी जा सकती है और इसी में लोग बेचारे फ्लॉप हो जाएंगे। तो हम एक पूरा दिन, चैप्टर छोटा है लेकिन पूरा दिन इसको समझने में गुजार देंगे कि इसके अलग अलग एरियाज़ क्या हैं और हमने उनके दरमियान किस तरह से डिफरेंस करना है। फिर उन्हें 20 से 30 नंबर का जो एरिया दिया, वहाँ से औसतन 26 पूछा। पिछली 2 अटैम्प्ट से वो 30 के करीब पहुँच रहे हैं, लेकिन उससे पीछे ज़रा थोड़ा सा हल्का चल रहा था काम। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 25 से 30 है, 20 से 30 नहीं है, 25 से 30 है। फिर 15 से 20%, ऑन एवरेज 18%। पिछली 4 अटैम्प्ट्स में देखें तो एक अटैम्प्ट में ज़रा कम है, वरना 20, 16, 28 इस नंबर के यहाँ से पूछ रहे हैं। जब मैं इसकी वेटेड एवरेज निकालता हूँ तो 18 है। सिर्फ एक अटैम्प्ट 15 से पीछे गई है, बाकी सारी अटैम्प्टें 15 से तो ऊपर है और कुछ तो बहुत ही ऊपर है। फिर आती है आखिरी वाली ग्रेड, एक ही चैप्टर है, 18, 20, 15.5, 15, 18। तो अगर मैं वेटेड एवरेज निकालूं तो 17%। क्या सिलेबस आउटलाइन के साथ ये सारा मैप समझ आ रहा है? थोड़ा सा इसको मज़ीद रिफाइन करते हैं। 5 चैप्टर्स में से 68% पेपर आ रहा है। इस तरह के एनालिसिस देखने के बाद लोग कहते हैं शॉर्टकट लगा लेते हैं, तो शॉर्टकट नहीं लगाना। इन 5 पे ज़्यादा फोकस करना है, इन 3 पे थोड़ा सा कम फोकस करना है। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये मॉडरेटली इंपॉर्टेंट और ये स्लाइसली लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब के साथ वर्ड इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। कुछ चैप्टर छोड़ने का डिसीजन नहीं लेना। वो कभी भी किसी भी दिन किसी भी उसमें चैप्टर पे मूड पे आ जाते हैं। आप ये देखें कि ये चल रहा था 0, 0, 6.5, अचानक से 9 नंबर पूछ लिया, अचानक से 10 नंबर पूछ लिए। तो वी नेवर नो कि वो उस वक्त पेपर में उसको किस तरह से डिवाइड करें। कुछ इस तरह की अटैम्प्टें भी बीच में आती हैं जिसमें पता लगता है 0, 0, 0, 3 चैप्टर में से सवाल ही नहीं पूछा। तो अलग अलग टाइम, इधर 2 जगह 0 और 1 जगह सिर्फ 2 नंबर का सवाल है, यानी वो MCQs होंगे। तो ये अलग अलग तरह का पैटर्न है। सुपर इंपॉर्टेंट 5 चैप्टर्स, यानी कि चैप्टर 10, 12, 11, 8 और 3। यानी यूँ समझें कि अगर मैं 8 से 12 तक चला जाऊँ तो सिर्फ 9 मिसिंग है, और 9 कहीं ना कहीं दरमियान मॉडरेटली इंपॉर्टेंट में है। तो एट एनी गिवन टाइम अगर आपने सोचना हो कि सी लॉ का इंपॉर्टेंट जोन क्या है, तो एक तरफ से 3 है और 8 से आगे गिनती चलाते जाना है आपने 12 तक। ये बाकियों से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ आई? पेपर का पैटर्न क्या है? 15% ऑब्जेक्टिव और 85% सब्जेक्टिव। इसमें तकरीबन हाफ रट्टे और लॉजिकल वो होते हैं। ICAP ने जो क्राइटेरिया पुराने ज़माने में दिया होता था वो होता था 40% याद करने वाले सवाल और 60% लॉजिकल सवाल पूछेंगे। बट कम्पनी लॉ में वो रट्टे वाले सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं अपनी तरफ से लॉजिकल बना के, लेकिन वो होता क्रैमिंग वाला है। तो एट एनी गिवन अटैम्प्ट में जब 85 में से काउंट करने की कोशिश करूं तो तकरीबन कुछ 40 नंबर 42 नंबर का तो सीधा क्रैमिंग होता है, और कुछ अटैम्प्टों में तो तकरीबन 60 नंबर का पेपर सिर्फ क्रैमिंग होता है। डिफरेंट तरह के सवाल जो पेपर में आते हैं, 3 तरह के सवाल सबसे ज़्यादा ये 2 सवाल आते हैं। नॉलेज बेस्ड को अगर मैं एक स्टूडेंट की ज़बान में करूँ तो रट्टे वाले सवाल। 30% से 40% ऑफ द पेपर तकरीबन रट्टे वाले सवाल होते हैं। फिर एक सेकंड है टाइप 2, सीम्स लॉजिकल। ये दिखता लॉजिकल है लेकिन होता रट्टे वाला। देखने में इसकी फील आ रही होती है, बड़ा लॉजिकल सी बात हो रही है, पूछो उन्होंने एग्जैक्ट रट्टा होता है। 35 से 45% सी लॉ में सबसे ज़्यादा ये सवाल आते हैं। इतना सा सिनेरियो बना होता है जो देखती बंदा कहता है सवाल को तो सबसे एंड पे पढ़ूंगा। जब उसे ध्यान से पढ़ते हैं तो पता लगता है उसने तो पूछे ही रट्टा था। तो सी लॉ में बी लॉ जितनी सिनेरियोज नहीं है। बी लॉ में बहुत ज़्यादा सिनेरियोज होते थे, सी लॉ का सिनेरियो देखने के बाद अल्टीमेटली आपने क्रैमिंग में जवाब देना होता है। तो बी लॉ में ड्राफ्टिंग की स्किल ज़्यादा कोर स्किल थी, सी लॉ में रट्टे वाली या याद करने वाली रिटेंशन वाली स्किल ज़्यादा चाहिए। देन लॉजिकल, जो वाकई लॉजिकल होगा 20 से 25%, और ये मैंने लिख दिया, मेरे हाथ नहीं कहाँ पे लिख दिया इसलिए कि कम से कम आप इसको तैयार करें। लेकिन कई दफ़ा पूरे चैप्टर में मुश्किल से 2 या 3 पास पेपर के सवाल ऐसे होते हैं जो प्योर लॉजिकल होते हैं। अगर एक चैप्टर के साथ 20 सवाल हैं तो शायद 2 आपको लॉजिकल मिल जाएं और बाकी सारे रट्टे या सीम्स लॉजिकल सवाल होते हैं। अब चूंकि हम एक दफ़ा जब इकट्ठे हुए हैं तो थोड़ा सा कहानी को यहाँ से आगे बढ़ा के तीनों तरह के सवालों को थोड़ा सा अटेम्प्ट करने का एक अप्रोच समझने की कोशिश करते हैं। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है
उसमें रिटेंशन रिक्वायर्ड होती है। तो आपने क्या करना है, सिंपली अपने नॉलेज बेस से आंसर उठा के लिख देना है। मेरे ख्याल में हम थोड़ी सी रोशनी कर सकते हैं। 1 बात बन गई। विजिबिलिटी पे फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा है। फिर 1 3 कर लेते हैं, मतलब 1 यानी 1 दोबारा बोला गया तो माइनस हो जाए। अब थोड़ा सा पता नहीं, खैर। रिटेंशन रिक्वायर्ड। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सीधे सीधे से, अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे कहते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट कैसे कहते हैं, बताओ कौन से सर्कमस्टांसेस में ऐसा होता है, किस जगह इस तरह से होता है। ये वो सवाल हैं जिसमें कोई किरदार नहीं होता। ये नहीं होता कि एबीसी लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड के साथ ये किया, या मिस्टर मुश्ताक मिस्टर बुरहान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें। ये सीधे सीधे सवाल होते हैं। ये सवाल देखते पेपर में नज़र आ जाते हैं, 2-3 लाइनों के ऊपर फैले हुए होते हैं। आप जब अपने पेपर को स्किम करते हैं तो आपको एग्जैक्टली फ़ौरन से पता लग जाता है कि इसमें से कौन से बहुत ही कुछ सीधे सीधे से सवाल है। सिंपली आपने आंसर अपने नॉलेज बेस से कर देना है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं चाहिए। आप कहें सर ये सवाल है, इसको स्टार्ट कहाँ से करूँ, कहीं से ना करें। भाई उन्होंने पूछा डेफिनेशन दे दे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की दे दे, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन दी है, यानी कि जो आपको आता है उन्होंने सवाल पूछा, आपने उठा के पेपर में छाप दिया। कोई हेडर देने की ज़रूरत नहीं है, कोई सियाको सबाक देने की ज़रूरत नहीं है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा सवाल है, आपने सिंपली जवाब लिखना है। टाइप 1 सवाल जो 30 से 40% आते हैं, सीधा सीधा सवाल होता है और आपने सीधा अपनी याददाश्त में से उसको कॉपी पेस्ट करना होता है। फिर सवाल आता है दूसरी तरह का, सीम्स लॉजिकल, जिसकी सिचुएशन कम्प्लेक्स होती है और रिक्वायरमेंट स्ट्रेट होती है। 2 स्टेप्स हैं, सिंपल रेफरेंस देना है सवाल से, क्वेश्चन की वर्डिंग कॉपी पेस्ट करनी है, और स्टेप 2 में रिटेंशन रिक्वायर्ड, आपने अपने नॉलेज बेस को कॉपी पेस्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 लिस्ट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच महकूम लिमिटेड में बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी ऑफ हाकिम लिमिटेड। ये सवाल अगर टाइप 1 में आता तो सवाल ये आता, बताओ व्हाट आर द सिचुएशन जिसमें एक कंपनी दूसरी की सब्सिडरी होती है। लेकिन इस दफा उन्होंने 1 और 2 नहीं बोला, महकूम और हाकिम बोल दिया। पूछा है वही शर्तें पूछी हैं कि होल्डिंग सब्सिडरी की शर्तें क्या हैं, लेकिन इस दफा किरदार ऐड हुए हैं। तो अब आपको 3 शर्तें पता है, तो आपने क्या किया, सवाल के शुरू की 3 लाइनें छोड़ी, चौथी लाइन से अपनी पसंद की वो 3 शर्तें जो आपने याद की हैं वो लिख दी। फिर आए शुरू की 3 लाइनों की तरफ और सवाल में से चीज़ निकाली, लिस्ट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच महकूम लिमिटेड में बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी ऑफ हाकिम लिमिटेड, फॉलोइंग आर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच महकूम लिमिटेड में बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी ऑफ हाकिम लिमिटेड। नीचे दिए गए हैं वो सर्कमस्टांसेस जिसमें ये इसके इस तरह से बनेगा, और नीचे आपने पहले से ही रट्टा पेस्ट किया हुआ था। होता क्या, सवाल देखने के बाद बच्चा कहता है कि मैं अगर पहले इंग्लिश लिखूं तो मुझे रट्टा ना भूल जाए, तो आपने शुरू की 3 लाइनें छोड़ के पहले अपना रट्टा उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। अब पहली 3 लाइनों में आपने उसको उठा के बाकायदा एडजस्ट करना है। जब आपको पास पेपर्स की वीडियोस मिलेंगी तो मैं सवाल बाय सवाल आपको ये सारी अप्रोचेस साथ साथ उसमें याद करा रहा हूँ कि टाइप 1 सवाल है, टाइप 2 है, देखिए हम इसको यूँ उठा के लिख सकते हैं, इसको यूँ उठा के लिख सकते हैं। अब सवाल आपने पढ़ना है। फर्ज करें यहाँ टाइप 1 सवाल होता तो पता क्या लिखा होता, लिस्ट डाउन द कंटेंट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लेकिन अब टाइप 2 सवाल में देखिएगा वो करेंगे क्या, एट द रिक्वेस्ट ऑफ कैल्शियम लिमिटेड क्रेडिटर्स द कोर्ट हैज अपॉइंटेड हैदर अली एज प्रोविजनल मैनेजर एंड इशूड एन ऑर्डर रिगार्डिंग हिज अपॉइंटमेंट टू ऑल रेलिवेंट पार्टीज। In compliance with court order, CL is required to furnish a statement of affairs among other information to Haider Ali. In light of provisions of Companies Act 2017, list 7 particulars that CL is required to include in the statement of affairs. एक लाइन का सवाल हो सकता था, list down 7 contents of statement of affairs. सवाल यूं नहीं पूछा, एक हैदर अली साहब हैं, एक कैल्शियम लिमिटेड कंपनी है, वो वाइंडिंग अप की तरफ जा रही है, एक बंदे ने आके वहाँ स्टेटमेंट अफेयर्स बनवानी है, वो परेशान है, और अब हमने बताना है कि वो 7 कंटेंट्स क्या हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के। बात समझ रहे हैं? ये मैंने एग्जांपल्स दी हैं, आईकेएप के रियल सवाल है, राइट साइड पे इसके रेफरेंसेस हैं कि कौन सी अटेम्प्ट का कौन सा सवाल है, समझाने के लिए कि टाइप 2 क्या है। अब आपने पता क्या करना है, 7 कंटेंट्स तो आपको याद है, आपने 3 लाइनें छोड़ी शुरू की, 7 कंटेंट लिख दिए नीचे,
लिख दिया। अब आपने कहा शुक्र है सांस लिया कि इंग्लिश नहीं लिखनी पड़ी, रटा लिखा। अब जब अपनी इंग्लिश लिखनी है, गिव अ सिंपल रेफरेंस ऑफ द क्वेश्चन, सवाल का रेफरेंस देना है, कॉपी पेस्ट फ्रॉम द वर्डिंग ऑफ क्वेश्चन। इन लाइट ऑफ provision of Companies Act list 7 particular that CL is required to include in the statement of affairs. Following are the 7 particular that CL is required to include in statement of affairs. उन्होंने बेचारों ने इतना दिल से एक सिनेरियो बनाया और एंड पे पूछा कि 7 कंटेंट बता दो, और आपने सिर्फ 7 कंटेंट बता दिए तो उन्हें बुरा लगेगा, कहेंगे बच्चे ने सिनेरियो के मुताबिक जवाब नहीं दिया, अपनी तरफ से जवाब दिया। हालांकि जवाब तो वही देना था, लेकिन एक नंबर एवं खा जाएंगे आपका कि बच्चे ने कनेक्ट नहीं किया। तो दे देते उन्हें कनेक्शन, उन्हीं के सवाल की इंग्लिश पकड़ते हैं, उन्हीं को चिपका देते हैं। उनका पेट भर गया। हमने सीएल का जिक्र भी कर दिया, हमने 7 कंटेंट्स का जिक्र भी कर दिया, हमने फॉलोइंग भी लिख दिया और नीचे हमने वो 7 कंटेंट्स भी दे दिए। उस 1.5-2 लाइन लिखने का 1 नंबर मिल जाता है अक्सर। सॉल्यूशन के साथ कभी कभी मार्किंग स्कीम होती है, तो उसमें 1 नंबर के लिए वो कहते हैं कि ये 1 नंबर रेफरेंस टू द सिनेरियो का है, सिचुएशन के साथ इत्तिसाल करने का है, सिचुएशन से लिंक करने का है कि आप कह रहे हैं कि उस सिचुएशन में ऐसा हो रहा है। टाइप 2 सवाल समझ आया? सी लॉ के अंदर मेजॉरिटी सवाल यही होते हैं जो दिखने में इतने ही भयानक लग रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो 1 लाइन में भी पूछे जा सकते थे। सिर्फ आपने उनका भरम रखना है। उन्होंने बेचारों ने माहौल बनाया था, तो आपने भी स्टार्ट माहौल से करना है, स्याह को सबक देना है। आपने एक दफ़ा अपने आप को सिचुएशन से कनेक्ट करना है कि मैं तुम्हारी सिचुएशन के मुताबिक ये नीचे जवाब लिख रहा हूँ, और नीचे अपना रट्टे वाला जवाब लिख दिया। ये बात समझ आई? फिर आते हैं हमारे पास तीसरी तरह के सवाल, जिसमें आपका ओपिनियन रिक्वायर्ड होता है। अगर आप याद करें तो इस तरह के सवाल आपने बी लॉ में बहुत देखे हैं, सी लॉ में उनका ये बहुत बड़ा फोकस नहीं है। पूरे चैप्टर में मैंने आपको बताया मुश्किल से 1-1, 2-2, बहुत हो गया तो 3-4 सवाल मिल जाते हैं। 1-2 चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे चैप्टर 8 है जिसमें लॉजिकल सवाल थोड़े ज़्यादा हैं। अदरवाइज लॉजिकल सवाल सी लॉ में उनको को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, और वो टाइप 2 को समझते हैं हमने लॉजिकल सवाल पूछ लिया। चूँकि यहाँ जो स्किल टेस्ट हो रही है वो रट्टा टेस्ट हो रहा है ज़्यादा, वो देखना चाह रहे हैं कि आपको प्रोविजंस याद कितनी है। और बी लॉ में वकील बनाया होता था इन्होंने कि वकालत करें, बहस करें। तो इसमें आई कैप जब भी लॉजिकल सवाल बनाते हैं और बच्चे सब सही जवाब नहीं देते, तो आई कैप अक्सर रोते हुए कहता है कि बच्चों को 3 स्टेप्स नहीं पता। बच्चे को चाहिए वो लॉ बताए, बच्चे को चाहिए वो सिचुएशन पर तबसरा करे, और बच्चे को चाहिए वो जवाब दे। तो आपने क्या करना है, आपने पहले लॉ, उसकी 3-4 लाइनों में कानून बताया, डिस्कशन ऑफ सिचुएशन के नीचे कुछ बुलेट्स में बताया, और एंड पे अपनी रिकमेंडेशन दे दी। अब आप कहेंगे सर हम तो पकड़े जाएंगे। लेकिन टाइप 1 सवाल में आप नहीं पकड़े जाएंगे, आपकी इंग्लिश माठी है, कोई बात नहीं, आपने तो किताब का रट्टा लिखा। टाइप 2 में आपकी इंग्लिश माठी थी, कोई बात नहीं, पहले आपने रट्टा लिखा और उस 1 नंबर के लिए उन्हीं की अंग्रेजी पकड़ के उन्हीं पे वापस पलटा दी। यहाँ तो पकड़े जाएंगे। देखते हैं, सवाल के 3 हिस्से हैं। यहाँ जब लॉ लिखना है तो किताब वाला, जो रिकमेंडेशन है वो सवाल से निकलेगी। सवाल के एंड पे उन्होंने कहा बताओ इस सिचुएशन में क्या मिस्टर अब्दुल करीम मुश्ताक ने कंपनी ABC लिमिटेड में सही काम किया। तो जब आप पूरा तबसरा करके नीचे आ रहे होंगे तो आप क्या लिखेंगे, हाँ जी इस अब्दुल करीम मुश्ताक ने इस वाली कंपनी में बिल्कुल सही किया। तो ये आखिरी ये वैसे ही सवाल से निकलेगा जैसे पीछे वाले के अंदर वो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था। ये भी रटा है, तो इसमें कहाँ फंसेंगे। अगर आपको अच्छी इंग्लिश लिखनी आती है तो जैसे मर्जी करें, लेकिन अगर आप नॉर्मल CA के स्टूडेंट हैं, जो कि 80-90% लोग वो होते हैं जिनकी इंग्लिश ज़रा कमज़ोर सी होती है, छोटी छोटी सी बुलेट्स बनाएं। अब्दुल करीम मुश्ताक ने एक रिटर्न फॉरवर्ड की, कंपनी ने टाइम पे अकाउंट जमा नहीं कराए, फलाना ने ऐसे किया। छोटे छोटे से सेंटेंस जिसमें उस सवाल के की पॉइंट्स पे हल्की हल्की सी बात हो। जुमले इतने छोटे लिखें कि आपकी ग्रामर, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इंग्लिश पकड़ी ना जाए। अगर इंग्लिश अच्छी है तो पैराग्राफ्स में लिखें, इंग्लिश हल्की है तो छोटे छोटे से बुलेट्स बना के सवाल को देखिए और उसके डाटा को थोड़ा थोड़ा करके लिख दें। लेकिन इस वक्त मैं इसकी एग्जांपल आपको नहीं दे रहा है, क्योंकि इसकी एग्जांपल के लिए पहले टॉपिक की एक अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। तो 2 की मैंने एग्जांपल दी, तीसरे की एग्जांपल फिर पास पेपर की वीडियो के दरमियान आप देगी, क्योंकि मुझे लगा कि इससे हम पे बहुत ड्रैग हो जाएंगे। और चूँकि ये वाला काम आपने बी लॉ में अच्छा खासा किया हुआ है, आई स्ट्रांगली बिलीव, ऐसे ही है।
पता लगा आप में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीलो तो अभी दिया ही नहीं, वो सीलो उठा लिया है। सीलो जो है ना वो जादुई पेपर है। दो बंदों ने एक दूसरे की तरफ इशारा किया। लें जी, अब टिप्स एंड टेक्निक्स। यहाँ पे हमें एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी 1 वाली, नहीं 3, हाँ पता नहीं, हाँ मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि 1 और 3 वाले कौन से थे। वो वाली 1 है और ये वाली 3 है। टिप्स एंड टेक्निक्स, हाउ टू क्रैम एंड व्हाट टू क्रैम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये कीमती है। मैं भी कह रहा हूँ कि आप मुझे सेशन के शुरू में मिले होते तो मैंने आपसे कहना था कि ये गुनाह कबीर है कि आप एक भी लाइन ना लिखें, आपको सारे चैप्टर 100% लिखने चाहिए। अब कम टाइम में अगर मैं इस वक्त एक्सपेक्ट करूँ कि आप पूरी किताब लिख देंगे तो वो लोग जो 5 महीने तक जागे ही नहीं, अब अगर जाग गए हैं, ताज़ा मुसलमान हुआ और मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़वाना शुरू कर दूँ और रोज़े रखवाना शुरू कर दूँ, भाई मतलब अभी वो है ना मौलफातुल कुलूब है, एक टर्म होती है जो नए नए मुसलमान होते हैं उनको कहते हैं मौलफातुल कुलूब, उनके दिल जोड़े गए हैं। वो जब आते हैं तो उनको आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोविजंस दी जाती हैं इस्लाम की। उनको पहले ही दिन सारे के सारे रूल्स को पाबंद नहीं किया जाता कि दिल जोड़े गए हैं, ये आए हैं और आते साथ ही हम इनको बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटिव फ्रेमवर्क देंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो आप में से अक्सर मुझे नज़र आ रहे हैं मौलफातुल कुलूब, जिन्होंने नया नया पढ़ाई कबूल की है। तो अब सीलों पे ताज़ा ईमान लेके आए हैं और अब सीलो थोड़ा सा पढ़ना चाह रहे हैं, तो कम से कम आप लोगों को आते साथ ही ना फंसाया जाए। तो मज़हब ने हमें एक फ्रेमवर्क दिया है कि किसी को एक अपनी तरफ बुलाओ तो आहिस्ता आहिस्ता करके ज़रा उसका टारगेट दो। तो अब आपको अपनी तरफ अगर बुलाऊँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सारा लिखें, तो फिर लिखें क्या? चैप्टर हम सारा पढ़ें, घर जाके आप पढ़ें सारा, लेकिन हर चैप्टर का कुछ सिलेक्टेड कंटेंट ऐसा है जो आपने लिख के करना है। हर चैप्टर के कुछ टॉपिक्स मैंने राइट पे ऐसे लिख दिए हैं जो मेरी शदीद ख्वाहिश है कि ये आपने लाजमी लिख के करना है। ये स्लाइड आपके साथ ग्रुप में भी शेयर हो जाएगी और ये बीच बीच में आप जब कहेंगे मैं आपको बार बार ये याद भी कराता रहूँगा और मैं आखिरी दिन भी ये वाली स्लाइड आपको दोबारा दिखा दूंगा कि ये वो पॉइंट्स हैं जो मैं चाह रहा था कि आप लिखें। तो पूरे चैप्टर ना भी लिखें तो कम से कम ये पॉइंट, जैसे चैप्टर 1 में होल्डिंग सब्सिडरी की डेफिनेशन, प्राइवेट कंपनी की और बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन, और नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन का जो एरिया है, पूरा डेफिनेशन नहीं जो एरिया है, ये 3 बातें कम से कम लिख के की जाएं। तो इससे मुझे थोड़ा हौसला होगा कि मैंने इस टाइम पे भी लोगों को कम से कम इतना बता दिया जो उनकी तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। ये बात समझ आई? टिप्स में पहली टिप ये थी कि क्रैम कैसे करना है और क्या क्रैम करना है। क्रैम कैसे करना है, जिन लोगों से क्रैमिंग नहीं होती उनके लिए बेस्ट होता है कि वो लिख के क्रैम करें। जो चीज़ आप लिखते हैं ना वो याद हो जाती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, शायद आप उससे रिलेट करें। ऐसे में खातून को फिर से तंग करेंगे। 1-3 जज़ाकल्लाह। तो मैं एक सिचुएशन आपको याद कराता हूँ। सीलो की किताब आपने खोली, स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स के हैं 7 कंटेंट्स, आप वो सामने लेके आए, टाइम देखा, आपने सोचा 7 लाइनें हैं, ये 5 मिनट में याद हो सकती हैं। अब आपने किताब की तरफ देखा, मैं सीए में क्यों आया हूँ, फिर आपने सर झटका, दोबारा से किताब पढ़ा, आर्टिकल्स ही नहीं मिल रहे लोगों को, दोबारा से किताब को पढ़ा, फलाना अकाउंट फेसबुक का फेक है या जेन्युइन है, फिर किताब को पढ़ा, SBI वालों को मार्केटिंग ही नहीं करनी आती, क्यों ऐसा कर रहे हैं, अच्छा भला पढ़ाते हैं, मार्केट सही से नहीं करते, इनको ब्रांड एम्बेसडर रखने चाहिए। फिर दोबारा सोचो, ओहो टाइम देखा 15 मिनट गुजर गए, फिर दोबारा किताब खोली, सीलो पढ़ूंगा तो FR2 को कब टाइम दूंगा, आधे घंटे तक किताब सामने और आप कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपने पहले ही स्टेप में किताब सामने ऐसे करके किसी सहारे से खड़ी की होती, एक रजिस्टर पकड़ा होता और सामने से देख देख के ईमानदारी से लिख रहे होते, तो आपके दिमाग ने आपको टाइम ही नहीं देना था कि कुछ और सोचे। आपने सामने से देखना था, लिखना था, पढ़ना था, आंखों ने दिमाग में गुजरा, लिखने लगते तो जहन में दोहराना था, फिर जब जहन को कन्फ्यूजन होती दोबारा से पढ़ना था, दोबारा से लिखना था। विदिन 5 मिनट आपने 7 लाइनें लिख ली हैं और इस दौरान इनमें से आधी याद भी हो गई हैं और अगले 5 मिनट आपने दोहराई और ये याद हो गई। वो जो 5 मिनट सोच के आधा घंटा लगाया उसमें कुछ नहीं मिला, और जो 10 मिनट सोच के 10 मिनट लगाए, इस 10 मिनट में याद भी हो गया। प्रॉब्लम ये है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट चूंकि लिख के नहीं हो रहा होता तो देयर इज़ अ मार्जिन की किताब खोलें और फिल्में चल पड़े दिमाग में।
अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप सवाल कर रहे होते हैं, करी जा रहे होते हैं, कैलकुलेटर चला रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं, करते 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 सवा घंटे तक करते रहे, एंड पे जवाब टैली नहीं हुआ, सॉल्यूशन देखा सारा आउट था। लेकिन सवा घंटे बाद पता लगा, सीलो में 5वें मिनट में पता लग जाता है कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, तो सीलो को उठा के फेंक देते हैं। कुछ लोग सीलो को पढ़ते हैं शाम रात के वक्त, वो पढ़ना शुरू करते हैं बैठ के, फिर सोचते हैं कि ये तो आखिरी सब्जेक्ट है दिन का, थोड़ा सा नींद दराज होकर पढ़ना चाहिए, तो थोड़ा सा बैठते बैठते हल्का सा अपने आप को ऐसे टिल्ट करते हैं, सर को थोड़ा सा नीचे किया, कमर के पीछे तकिया रखा और अब किताब पढ़नी शुरू की। फिर सोचते हैं कि ये जो ऐसे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा और लेट के भी पढ़ा जा सकता है, तो मज़ीद नीचे से फिसलते चले गए और मज़ीद सीधे हो गए। अब सिर्फ हल्की सी गर्दन ऊपर है, पीछे तकिया है और किताब सामने है। थोड़ी देर बाद किताब ज़ोर से जब नाक पे लगती है तो ख्याल आता है कि नींद आ गई है, टाइम देखते हैं, कल पढ़ लेंगे, सुबह कर लेंगे। तो किताब, तो जिसको नींद नहीं आती उसको सीलो पढ़ना चाहिए रात के वक्त, बहुत अच्छी नींद आती है। अब सोचें, यही बच्चे ने किताब सामने रखी हुई है, रजिस्टर गोद में रखा हुआ है, आलती पालती मार के बैठा हुआ है, सामने किताब है और वो लिख रहा है, इसको नींद आ ही नहीं सकती, ये जिम्मेदारी से काम कर रहा है। तो हाउ टू क्रैम, लिख के, जब लिखेंगे तो जहन में भी जाएगा, आंखों से भी गुजरेगा, रजिस्टर पे भी जाएगा। फिर लिख लिया, अब याद कहाँ से करें? मेरी किताब से मत करें, अपने रजिस्टर से करें। पूरी दुनिया में आप इतने सारे कंप्यूटराइज प्रिंटेड कागज़ देख रहे हैं, जिनमें से एक कागज़ मेरी भी किताब है, लेकिन आपके हाथ की लिखाई यूनिक है, हज़ारों में यूनिक है, क्योंकि वो सब पढ़े जा रहे हैं। पता नहीं आप कितने अटेंटिव हैं। मैंने कहा कि वो बाकी तो हज़ारों से आपकी किताब, आपका वो लिखाई यूनिक है, क्योंकि वो पढ़े जा रहे हैं। मतलब जो है ना, मैं अपने सामीन को पता नहीं किस पॉइंट पे ले आया हूँ कि वो मतलब मजाक तक जो है ना, वो बड़ी देर तक वो प्रोसेस होने के बाद ठीक है। तो क्योंकि अपनी हाथ की लिखाई से मानूसियत होती है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती, और उसको जब देखते हैं तो चीज़ें याद रहती हैं। अगर आपने बचपन में कभी केमिस्ट्री लिखा हो, फिजिक्स लिखा हो या कोई और इस तरह से, तो ये तक याद होता है कि रजिस्टर का ऊपर से सफ़ा मुड़ा हुआ था, इंक फैल गई थी उस वाली जगह पे, चाय गिर गई थी। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप इस तरह से तैयारी कर रहे हो कि आप लिख के कर रहे हैं, तो अपनी लिखाई का दिमाग में इमेज डिफरेंट होता है। ये तजर्बा आपने पूरी किताब पे नहीं करना, आपने सिलेक्टेड एरिया पे करना है। अगर ये तजर्बा कामयाब रहे और आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो थोड़ा सा इसका एक्सटेंड बढ़ा देना है, लेकिन इस वक्त आपके पास जितना टाइम है, मैं ये मानता हूँ कि मैं आपको बहुत बड़ा टारगेट मत दूँ, कम से कम ये आपने लिख के करना है, पहला मामला। फिर अगला सवाल, पास पेपर्स कैसे किए जाएं और कौन से पास पेपर लिख के किए जाएं। चैप्टर ख़त्म हो गया, अब चैप्टर ख़त्म होने के बाद पास पेपर कैसे करने हैं? बहुत आसान सा हल है। चैप्टर ख़त्म हुआ, आपने कहा अच्छा ये वीडियो तो मैंने देख ली, सर वो पास पेपर की वीडियो भी हमें दे दें, मैंने वो दे दिया, आपने वो भी फिल्म बना के देख ली, तो सीखने का एलिमेंट तो मर गया। चैप्टर ख़त्म हुआ, वीडियो आपके पास आ गई है, आपने वीडियो नहीं खोलनी, पहले पास पेपर्स तक पहुंचना है। आपके पास जो गूगल ड्राइव लिंक होगी उसमें सारे चैप्टर्स के पास पेपर्स भी मौजूद होंगे। पास पेपर पे पहुंचे और ताज़ा जो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है उसकी अंडरस्टैंडिंग में उन सवालों को देखा, जवाब बनाने की कोशिश की। जिन जवाबों पे अटके आपने कहा कोई बात नहीं सर की वीडियो है, वीडियो प्ले की और उन सवालों के एग्जैक्टली जवाब समझने की कोशिश की। फिर सोल्यूशन को देखा। ये सब करके आपको ये समझ आ गया कि चैप्टर मुझे समझ भी आ गया, रिटेन भी हो गया, मैं सवालों का जवाब देने की पोजीशन में भी आ गया या आ गई हूँ, लेकिन अभी तक ये नहीं पता लगा कि मेरी लिखाई कैसी है। तो फिर हर चैप्टर के 3 ऐसे सवाल जिससे एक अच्छी रीज़नेबल राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाती है, वो ये लिस्ट आपके पास है। तो इस चैप्टर के पहले चैप्टर के सवाल समझने के बाद, वीडियो देखने के बाद, फिर भी अगर आपने देखना है कि मैं अपने हाथ से राइटिंग करूं और थोड़ी प्रैक्टिस करूं, तो मैंने हर चैप्टर के अच्छे से ऐसे सवाल जिससे एक अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है। तो हर चैप्टर के सामने 3 सवाल लिखे हुए हैं, रेफरेंस डाला हुआ है। आप जिस भी किताब से फॉलो कर रहे हो, हर किताब में यूज़र्स, टीचर्स ज़्यादातर क्या करते हैं, रेफरेंस दे देते हैं कि कौन सी अटेम्प्ट का सवाल है।
अगर आपको अपनी किसी रेलेवेंट किताब में ना मिले तो कोई बात नहीं, मेरी किताब का पोर्शन मौजूद है, आप नोट्स की तरफ मत जाएं, मैंने नोट्स का अलग फोल्डर बना हुआ होगा, क्वेश्चंस और आंसर्स का अलग फोल्डर बना हुआ होगा। तो जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन के साथ जो आंसर्स होंगे, आंसर के साथ एग्जामिनर कमेंट्स भी डले हुए होंगे, मार्किंग स्कीम भी डली हुई होगी। यानी आप एक सोल्यूशन देखने के बाद ये ज़रूर देखें कि एग्जामिनर किस जगह दुखी हुआ था, और ये ज़रूर देखें कि किस किस पॉइंट के कितने कितने नंबर थे। तो पास पेपर करते हुए वो चीज़ हेल्प करेगी। ये सारा जो मैं गूगल ड्राइव आपको बता रहा हूँ, ये कहाँ मौजूद होगी? आपके कंपनी लॉ का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी डिस्क्रिप्शन में। और कंपनी लॉ का व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ से मिलेगा? उन 4 ग्रुपों में जो कि ओवरऑल क्रैश कोर्सेज के हैं। और वो 4 ग्रुप कहाँ से मिलेंगे? वो फेसबुक पे मौजूद है। नहीं तो कल मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहले से कुछ QR कोड्स की फॉर्म में यहाँ ला के कर दूँ, तो यहाँ क्लास में आप लोग अपने कैमरा ओपन करें और उसको स्कैन कर लें तो आप उस ग्रुप के अंदर आ जाएं। तो उस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव भी होगी, और साथ साथ हम जो जो हर दिन की अपडेट है वहाँ पे शेयर भी करते जाएंगे। तो रादर देन कि हम एक ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन दें और हर बच्चा हर सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन से आवाज़ार हुआ वो, तो वो जनरल ग्रुप्स थे, और उन जनरल ग्रुप से अब हम अपने कंपनी लॉ का एक अलग ग्रुप स्टैब्लिश कर लेंगे। क्या ये बात समझ आई? आपका फेवरेट सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो यू आर वेलकम। कल से ऑनवर्ड हमने पढ़ना शुरू करना है। आज मैंने एक टारगेट सोचा हुआ था कि हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू कंपनी पे बात करनी है कि कंपनी लॉ क्या है, लेकिन आज चूंकि कमरे की मूवमेंट का भी मसला था, फिर शुरू में भी हमें डिस्टर्बेंस हुई, तो मैंने सोचा था कि आखिरी 15 मिनट मेरे पास मिल जाएंगे ऐसे, लेकिन शायद वो अभी आज करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल में आ जाएंगे। तो कल जहन में रखना है कि कल वाला लेक्चर हमारा थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि चैप्टर 1 अच्छा खासा बड़ा है और उसके ऊपर हम डिस्कशन करके कोशिश करेंगे कि उसको शुरू में थोड़ा सा कवर कर दें। आपके कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, कुछ पर्सनल किस्म के सवाल होते हैं कि सर जी मैंने अभी तक नहीं पढ़ना शुरू किया, अच्छा मैंने MFA भी देना है, सीलॉ भी देना है, तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी हो? इस टाइम पे आप पूछें जनरल सवाल जो सबके फ़ायदे के लिए हो। पर्सनल अगर किसी का सवाल है तो यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला है लेकिन नज़र आ रहा होगा, atifabdi@gmail.com। आप मुझे ईमेल करके अपना पर्सनल इशू बता सकते हैं ताकि बाकी क्लास वाले बच्चे आपके पॉइंट पे ना हंसें, और मैं आपके अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपको थोड़ा सा पर्सनलाइज रिकमेंडेशन दे सकूं। जनरल सवाल हमारे क्रैश कोर्स से रिलेटेड, कोई और किसी का सवाल क्या होगा, कैसे होगा? जी जी, इन्होंने कहा क्या इसमें कोई पेनल्टी होगी? नहीं जी, ये क्लास बगैर पेनल्टी के है। हाँ, आप लोगों पे पेनल्टी हो सकती है, मैं तो यहीं पर मौजूद हूँगा आपकी क्लास से पहले। मैं यहाँ 2 घंटे की ऑडिट की क्लास से फ्री हुआ हूँगा। जी जी, अब सवाल ये कि क्या ऑनलाइन रजिस्टर्ड स्टूडेंट टेस्ट दे सकते हैं? मैंने आपको बताया कि आप लोग हमारे साथ करते क्या हैं, फिर हम अपनी तरफ से एक फेवर की कोशिश करते हैं और बच्चे फिर हमारे ऊपर ऐसे चढ़ाई कर देते हैं, मैंने कब का टेस्ट दिया हुआ, चेक होके नहीं मिला, और इस तरह से करके। और TAs कहते हैं सर जी मेरा कसूर बताएं, मैं पहले सैकड़ों बच्चों के रजिस्टर्ड के टेस्ट चेक किए, अब ये बच्चे भी आपने हमारे जिम्मे डाल दिए हैं। तो हम ये सर्विस देते रहे थे, लेकिन अब हमने तौबा कर ली है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम टेस्ट नहीं शेयर कर रहे। टेस्ट हम शेयर करेंगे, हर दिन जो टेस्ट हो रहा होगा वो गूगल ड्राइव में आ जाएगा और अगले दिन उसका सलूशन भी आ जाएगा। मैंने आपको कहा कि अगर उसके बावजूद भी आप चाहते हो कि हाँ भाई आपका कोई आपने कुछ लिखा और आप चेक कराना चाहें, आप डायरेक्ट मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं या टीम से चेक करवा लूँगा या मैं खुद अगर मुझे मौका मिलेगा मैं उस पर कर लूँगा, लेकिन मैं टीम को बाउंड नहीं कर सकता कि आप पब्लिकली सबके टेस्ट चेक करें। हाँ, जो मॉक्स हैं पेपर से ठीक 2 हफ्ते पहले, जिस दिन ICAP में इम्तिहान है कंपनी लॉ का, ठीक 14 दिन पहले यहाँ पे ठीक ICAP वाले ही टाइम पे सुबह 9 से 12:15 मोस्ट प्रॉब्ली यही कमरा और इसके साथ 2-3 और कमरे, उसमें हम मॉक कर रहे होंगे, फुल लेंथ मॉक। वो मॉक सबके लिए अवेलेबल भी हैं और वो सबको हम चेक करके देंगे। लेकिन इन टेस्टों में अगर हम ये कमिटमेंट कर लेंगे तो जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं फिर वो भी बहुत ज़्यादा डिले की तरफ चले जाएंगे। और वही वाली बात है कि फिर एनरोल्ड स्टूडेंट कहेंगे जी हमें क्या प्लस मिला, अगर आपने एंड पे सबको ही सारा कुछ दे दिया तो अपने बच्चों को भी थोड़ा अच्छा सा लगेगा, हालांकि टेस्ट उन्होंने भी नहीं देने। जी, सवाल ये कि जो ऑनलाइन एनरोल्ड हैं, यस, जो ऑनलाइन एनरोल्ड है हम उसको अपना स्टूडेंट काउंट करते हैं। अब पता लगे आप MFA में ऑनलाइन एनरोल्ड हाँ, तो जो ऑनलाइन एनरोल्ड है वो आके फिजिकली टेस्ट दे सकता है। मैं कल परसों से आगे टेस्ट का भी बता दूंगा। एक रूम एलोकेट हुआ हुआ होगा और उस रूम में जाके खवातीन का एक अलग रूम है, बॉयज़ का एक अलग रूम है, वहाँ जाके पूरा दिन ऑप्शन अवेलेबल होगी, क्वेश्चन पेपर पड़े हुए होंगे। तो अगर आप किसी भी मोड में सीलो में एनरोल्ड थे तो आप लोगों के लिए वो टेस्टिंग चेक होकर मिलेगी। बाकी लोग वो टेस्ट देख के अपने तौर पर सॉल्व करके सोल्यूशन से कंपेयर कर सकते हैं। हाँ जी, अच्छा, सवाल ये है कि अगर हम रजिस्टर नहीं हैं और हमारे चेक नहीं होने तो क्या हम दे सकते हैं? अगर आप आके बैठ के
मतलब यहाँ के एनवायरनमेंट बैठ के टेस्ट करके और अपने टेस्ट को वापस ले जाना चाहें तो ठीक है, फिर अगर आप उस लिए यहाँ पे बैठना चाहें तो वो होगा, लेकिन उसकी सबमिशन उस तरह से नहीं होगी। जी जी, ड्राफ्टिंग सेशन कहाँ पे होगा? सीलो में ड्राफ्टिंग की ज़रूरत ही नहीं है। ऑडिट का ड्राफ्टिंग सेशन कहाँ होगा? हाँ, अब ये ऑडिट वाले बच्चे भी जो है ना, क्योंकि ऑडिट का ड्राफ्टिंग सेशन इस कमरे में हो रहा था और हम उधर चले गए, तो अब हम रूम 3 मांगने की कोशिश करेंगे और मेरे ख्याल में रूम 3 हमें मतलब उस टाइम पे मिल जाएगा। रूम 3 का प्रॉब्लम है कि वहाँ की 100 की कैपेसिटी है और आज ऑडिट में 125 से 150 के दरमियान बचे थे। यहाँ से निकलते निकलते कुछ रास्ते में डूब जाएंगे, कुछ इरादा बदल लेंगे, कुछ सोचेंगे मैं रिकॉर्डेड में ले लूँगा, कुछ का सीलो के साथ क्लैश होगा, तो मेरे ख्याल में 101 बच्चे उस कमरे में आ जाएंगे। अब ये जुआ खेल लिया अब आप लोगों के चक्कर में ऑडिट वालों के साथ जो है ना, वो ऑडिट वाले कल खड़े हुए होंगे और वो कहेंगे क्या किया हमारे साथ। लेकिन सीलो में आज एबनॉर्मली लोग आ गए, सीलो में नॉर्मली 30-35, बस मैं सोचा था बहुत आ गया 70 आ जाएंगे, लेकिन अब समझ आ गई है कि आहिस्ता आहिस्ता वो लोग बढ़ते जा रहे हैं जो सेशन एंड तक नहीं पढ़ रहे। लेकिन वो लोग जिन्होंने पढ़ा है वो रिवाइज भी करना चाह रहे हैं। तो खैर मतलब ये है कि कल हम पहले से ज़रा ये फोल्डिंग और ये सारे हिसाब किताब रखने की कोशिश करेंगे। जी 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 ठीक है। जी एक सवाल ये आया कि अगर तो 0 से 20% के दरमियान तैयारी है और हम सीलो के 4 घंटे करने के बाद फ्री हो चुके हों तो क्या हम उस वक्त टाइम दे दें? अगर वो दूसरा सब्जेक्ट एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो उसे दे दें, क्योंकि उसमें दिमाग तो लगता ही नहीं। यानी वो जो क्योंकि उसमें आप सवाल देखते हैं और उसको कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। यानी कि जब आप फ़र्ज़ करें सीलो के साथ ऑडिट उठा रहे हैं ना, तो दोनों में बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च हो रहा है, दोनों एक ही नेचर के हैं, एक ही तरह से पढ़ रहे हैं, एक ही तरह से वो कर रहे हैं। हाँ, तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट अगर टाइम बच जाता है, यानी कि पहली प्रेफरेंस कमती लॉ को दे दी, फिर भी ज़िंदगी में टाइम बच गया, उसे देना चाहें तो ज़रूर दे दें। वैसे तो एक दिन में अगर घर जाके आप 4 घंटे वाकई पढ़े ना 10 दिन क्लासेस, तो इससे ऊपर टाइम होता ही नहीं। जैसे ऊपर टाइम हो तो आप पढ़ाई को दे सकते ही नहीं। 8 घंटे तक लोग किताब ज़रूर खोलते हैं, लेकिन वही आधे घंटे तक वही वाले ख्याल से, ये होगा नहीं होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं खा जाएगी। जी कोई और सवाल? जी MCQs के बारे में बताएं। MCQs लास्ट टाइम भी इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल आ गए। असल में MCQ की कोई एब्सोल्यूट प्रैक्टिस नहीं हो सकती। जो सब्जेक्टिव सवाल है उसकी प्रैक्टिस हो सकती है। जी होल्डिंग सब्सिडी के सवाल इस तरह से आए हैं, तो यानी कि हम MCQs पहले मैं क्या करता था, मेरी किताब में 1000 से ऊपर MCQs होते थे, उसके बावजूद भी बच्चे कहते थे सर वो तो प्रैक्टिस कर लिए थे, ICAP में नए तरीके से आए। क्योंकि ICAP ने हमेशा कोशिश क्या करनी है, जब बच्चों को एक चीज़ याद है और उसमें से MCQ पूछना है, उनको ठग जवाब दे देना है, तो वो क्या कोशिश करेंगे, उसे पेचीदा करने की। बहुत आसान सा तरीका है, अगर आप कभी अपनी MCQ की प्रैक्टिस करना चाहें, मेरी किताब सॉफ्ट में आपके पास मौजूद है। आपने एक टॉपिक तैयार किया, फॉर एग्जांपल डिविडेंड को पे ना करने की पेनल्टीज़ और पे ना करने में आप क्या क्या रिलैक्सेशन ले सकते हैं, किताब सॉफ्ट में मौजूद है। आपने ऐसे करके उसे सिलेक्ट किया, PDF में कॉपी किया, चैट GPT पे आए, उसे पेस्ट किया और नीचे लिखा मुझे 5 MCQs क्रिएट कर दो इसके। उस MCQ दी, आपने कहा नहीं मज़ा नहीं आया, मुझे ट्रिकी MCQs क्रिएट कर दो। उसने ट्रिकी MCQs क्रिएट कर दिया। आपने कहा मेरे ये आंसर्स हैं, उसने कहा जी आपका आंसर तीसरा गलत है और 5वां गलत है। तो फिर आपने कहना है मुझे रीज़न दो तीसरे की और 5वें की। जब आप अपना डाटा, अगर आप उसे कहेंगे ना इस टॉपिक MCQ बना दो, तो वो देगा दुनिया के किसी भी लॉ से पकड़ के। आपने उसे फ्रेमवर्क देना है, कहना है ये जो मैंने तुम्हें कॉपी पेस्ट किया है इसमें से मुझे 5 MCQs जनरेट कर दो। तो MCQ एक ऐसी चीज़ है जिसकी आप अपने तौर पे जितनी भी प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं। ICAP की हर चैप्टर के एंड पे भी 15-15, 30-30 MCQs उन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन कोई तसल्ली कभी भी नहीं होती। तसल्ली कब होगी, जब आपका सब्जेक्टिव एरिया इतना अच्छी तरह से तैयार होगा कि वो वहाँ से कोई भी घुमा के सवाल पूछ लें तो आप उसे कर सकेंगे। एक ईजी एरिया MCQs के लिए उनके पास क्या है, डेट्स डिफरेंट तरह की, कि इस डेट से इस डेट के दरमियान इतना फासला है, तो बताओ ये डेट सही है, ये वाली डेट सही है। तो जब हम सब्जेक्टिव अपना पक्का करते हैं तो उससे MCQs वाली चीज़ थोड़ी सी और पक्की हो जाती है। लेकिन स्टिल हम प्लान कर रहे हैं कि आप एक MCQ सेशन रखें, बट उस सेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकेंगे, हर चैप्टर के 12-15 MCQ सामने वालों को दिए, उनसे डिस्कस किया, उसके ऊपर लॉजिकल डिस्कशन की और आगे चल पड़े। बट उसके बाद भी कोई कंफर्म गारंटी नहीं है कि ICAP में उसी तरह के ही सवाल आएंगे। तो MCQ उनके लिए भी चैलेंज है। जब सवाल बना रहे होते हैं ना, तो उन्होंने MCQ को टेढ़ा बनाना होता है, तकरीबन हाफ लॉजिकल और हाफ रट्टे वाले होते हैं। खौफ ज़रा ज़्यादा होता है MCQ का। जी आपने
जी, इन्होंने कहा अगर हम सीलो से टाइम बच जाए तो अगर हम ऑडिट को देने लगे तो उसमें तो मसला है, अगर सीलो और ऑडिट दोनों चल रहे हैं और आप उन दोनों को साथ साथ लेके चल सकें। एक बात याद रहे कि मैंने फुल टाइम सीलो को देने का उन लोगों को कहा है जिनकी तैयारी है 0 से 20%। अगर आपका सीलो मॉडरेटली तैयार है तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि फिर आपने किसी और सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना। ये उन लोगों के लिए जो 0 से 20% के दरमियान है, जिन्होंने अभी तक टाइम नहीं दिया, तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि अब सीलो के साथ सीरियस हो जाए, 11 दिन बाकियों को टाइम मत दे। लेकिन अगर आपकी बाकी चीज़ें चल रही हैं तो ओके जी, ऑल क्लियर। मेरे ख्याल में बच्चों की बस हो गई है, तो सोचें 1.25 घंटा कितना बड़ा टाइम होता है। अभी तो आज हमने 1.25 घंटा पढ़ा ही नहीं, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना, अच्छा कल से ज़रा हमारी थोड़ी सी वो कूलिंग भी बेहतर हुई होगी, क्योंकि अभी तो हम इस कमरे से निकल गए थे, ये कमरा बंद हो गया था एक तरह से, फिर दोबारा से आए हैं, तो होपफुली कल क्लाइमेट भी बेहतर होगा, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ आगे वाले बच्चों का एक प्रोटोकॉल है, बल्कि पीछे वाले भी अगर फॉलो कर लें। कल से आप सब ने भी ख्याल रखना है, हम पहले कोशिश करेंगे कि ख़वातीन एक दफ़ा निकल जाएँ, जब ख़वातीन निकल जाएँ तो फिर उसके बाद हम जैसे मर्जी बेहंगम तरीके से बाहर निकल लें, लेकिन इस वक्त हम थोड़ा सा एहतियात करें कि ज़रा ख़वातीन को पहले निकलने दें। आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कल से एंड के करीब बैग्स वगैरह सही से पैक करके रख लें ताकि फ़ौरन निकल सकें, क्योंकि क्लास में रश ज़्यादा है, तो दिस इज़ बेटर कि आप एक दफ़ा आप निकल लें। और फोल्डिंग वाले इधर चले गए, नहीं तो पहले